हेलो एवरीवन, मैं पूजा पेपेटू लॉ फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इन ग्रुप से, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इससे आप ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के हमारे फिलर फॉर्म के ऐप पर वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। और आप किसी भी, आपके आसपास किसी ने भी किसी भी कोर्स में जो कि अवेलेबल है हमारे फिलर फॉर्म ऐप पर, उसको ज्वाइन करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं। यदि आप यूज करेंगे पूजा 10 कोड, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए, सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो के बारे में हाँ, मेरे एक्सेस में तो बढ़िया है, बाकी आप बता दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पूरा कंप्लीट कर लिया था। यदि किसी ने वो वाली वीडियोस नहीं, वो वाले लेक्चर्स जो है वो अटेंड नहीं करे हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी कंफ्यूजन होएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो मेरे को बता दीजिएगा कहीं भी कोई डाउट होगा तो। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी थर्ड यूनिट इंटरनेशनल लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? कनेक्ट तो हुआ है कोई, बट स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ की क्या कुछ हम डेफिनेशन देखेंगे, नेचर देखेंगे और बेसिस देखेंगे। हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ में है क्या, 1 मिनट में है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल लॉ का पूरा कंसेप्ट। इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन, डेफिनेशन है, नेचर है एंड बेसिस है। ठीक है, बेसिस है। और उसके बाद सोर्सेस हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको हम आज के सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, उसके अलावा कल जो है वो हमारा रहेगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट और रिफ्यूजी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है, और एक्सट्रेडिशन और असाइलम। ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बट हम टाइम और अपने सिलेबस को देखते हुए कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो इसको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है नहीं बचा हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आज जो है वो हमारा रहेगा इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन, नेचर, बेसिस एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, 4 मिनट हो गए हमें वेट करते हुए। अब आई डोंट नो कि अब और आएंगे या नहीं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस। बोला जो टर्म इंटरनेशनल लॉ है और द लॉ ऑफ नेशन है। इंटरनेशनल लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, मतलब राष्ट्रों का कानून भी कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हम सभी जो कंट्रीज हैं उनका एक इकट्ठे लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ नेशन कहा जाता है जिसे। ठीक है, जिसको यूज किया गया था इन द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द नेचुरल लॉ एंड अ म्युनिसिपल लॉ, जिसका क्या मतलब है कि लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि इसका प्रयोग जो है वो शब्द हमारे राष्ट्रीय कानून या नगर पालिका कानून के विपरीत किया गया है, जिसका अर्थ है कि देश का कानून। ठीक है, लॉ ऑफ द कंट्री।
इंटरनेशनल लॉ क्या है? इज जनरली above or outside the national law of the various state and some context operate on the territory of all state। बोला है जिसका अर्थ क्या है? देश का कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून मतलब इंटरनेशनल लॉ को हम आमतौर पर क्या लेते हैं? जो विभिन्न राज्यों के राष्ट्रों के कानून, राष्ट्रीय कानूनों के ऊपर और बाहर है। मतलब एक तो हो गया हमारे जैसे कि ये पूरी टेरिटरी है हमारे इंडिया की, ठीक है? इंडिया का जो हमारे टेरिटरी का लॉ जो होगा, अपने इंडिया का, अपनी कंट्री का, अपने स्टेट का, तो उसे हम बोलेंगे म्युनिसिपल लॉ, ठीक है, जो कि हमारा है। और जो ऐसा लॉ जो कि हमारे इंडिया के बाहर का है, जो हमारे साथ कई और देशों पर भी एप्लीकेबल है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। फिर बोला है स्टेट एंड टू सम एक्सटेंट ऑपरेट ऑन द टेरिटरी ऑफ ऑल द स्टेट, ठीक है, कि कुछ हद तक सभी राज्य के क्षेत्रों पर ये काम करता है। अब सवाल आता है द क्वेश्चन वेदर इट कैन बी कॉल्ड एज अ सुपीरियर लॉ, ठीक है। हम इसे क्या कह सकते हैं? एक बेहतर और सुपीरियर लॉ जो है वो कानून क्या जो है वो कहा जा सकता है। तो बोला है रिमेन इन डाउट इन स्पाइट ऑफ द ग्रोइंग एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ अमंग द मेंबर स्टेट, ठीक है, कि हमारा जो सदस्य राज्य के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून की बढ़ती स्वीकृति और सम्मान के बावजूद जो है वो ये संदेह बना हुआ है कि हमारे जो इंटरनेशनल लॉ है वो डील करता है स्टेट एज अ लीगल, ठीक है, लीगल पॉलिटिकल एंटिटीज के बावजूद भी ये अप्लाई होता है ऑल स्टेट पर, इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है, और विदाउट एनी रिगार्ड और टू देयर साइज एंड पावर। कि हम ऐसा नहीं कहते कि अमेरिका के पास, यूएसए के पास जो है वो काफी ज्यादा पावर है और बहुत डेवलप कंट्री है तो उन पर जो है वो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बोला ये लॉ जो है वो सभी कंट्रीज पर, सभी स्टेट पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। हम ये नहीं बोलते कि इस देश के पास ज्यादा पावर है तो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बोला है शक्ति की परवाह किए बिना ये लागू होता है। एंड हाउएवर द पावरफुल स्टेट हैव द peculiar tendency to interpret the principle of the international law in such a manner as a suit their the interest convenience, ठीक है। जहां की हम बात करते हैं जो शक्तिशाली राज्य हैं, जो कि पावरफुल स्टेट है, में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार करने की विशिष्ट जो है प्रवृत्ति है, जो कि अपने हित और सुविधा के अनुरूप है, ठीक है। मतलब कि ऐसे स्टेट जो कि अपने इंटरेस्ट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। बोले ये जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ये सभी पर इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। इस बात से बिल्कुल भी जो है इफेक्ट नहीं होता कि कौन कंट्री जो है वो पावरफुल है, कौन जो है वो कम पावरफुल है। रिसेंट हमारा जो मेट्रिकल हमारा जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उद्योग में हाल ही में क्या है, ज्यामितीय प्रगति ने ये स्पष्ट किया है, स्पष्ट तथ्य को सामने लाया है कि हमारे जो रिसेंट एडवांस इन स्टडी टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री हैव brought to the fore on stock fact which no nation, बोला है कि जिसे कोई भी राष्ट्र चाहे बड़ा या छोटा या किसी अलग अलग जीवन जीने का जोखिम जो है नहीं उठा सकता, एक देश के नागरिकों और दूसरे देशों के नागरिकों के बीच में अधिक सहयोग होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी ही कंट्री से क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ का सिंपल मतलब होता है कि ऐसा लॉ जो सभी लॉ, सभी कंट्रीज पर, सभी स्टेट पर एप्लीकेबल होता है इक्वली, ठीक है। और हम इंटरनेशनल लॉ अच्छा होगा और सभी लोग जो है वो हमारी पावर का अच्छी तरीके से यूज करेंगे और अपने दायरे में रह के काम करेंगे, तो इससे ना केवल कि हमारे देश की आंतरिक बल्कि हमारी जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑलरेडी होएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में ही कुछ चीजें, हम भी बाहर से अपनी चीजें मंगवाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री में भी चीजें आती हैं बाहर की और हम भी जो है वो बेचते हैं। इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि हम इसी चीज को लेकर चले। यदि हमारे जो है वो अदर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारा पीस जो है वो मतलब हमारे देश में भी शांति जो है वो बनी रहेगी। गुड आफ्टरनून रश्मि।
हमने 5 मिनट वेट किया पूरा टोटल, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे थे, तो फिर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने कुछ जल्दी मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया है अब तक, ठीक है। एक बार जो है वो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत कम किया है, ठीक है। फिर बोला है देर इज अ मोर और मोर कोलेबोरेशन बिटवीन द नेशन ऑफ अ कंट्री एंड विद द नेशनल्स ऑफ द अदर कंट्री, की यहां पर क्या होता है, एक देश जो दूसरे देशों के नागरिकों के बीच में क्या होता है, अधिक सहयोग करता है। यहाँ पर क्या है, मोर एंड मोर कोलैबोरेट करते हैं between the national of the country, nationals of one country with the nations of other country, कि हमारे देश का दूसरे देश के साथ अच्छा रिलेशन जो है वो बना रहेगा, कोलैबोरेशन जो है वो बना रहेगा। और हमारी मल्टीनेशनल कंपनी जो है have sprung about have which have their the offices in many country। आप देखते हैं कि हमारे देश में भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जहां जो कि बाहर की कंपनी होती है लेकिन इस्टेब्लिश्ड हमारे जो है हमारी कंट्री में करी होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। टुडे द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस टू रेगुलेट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल लाइफ। बोला है जहां तक कि हम बात करते हैं आजकल के एट प्रेजेंट की बात करते हैं, जो हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो एक्सटेंड हो चुका है फ्रॉम प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस टू रेगुलेट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल लाइफ, कि हम जो है वो अंतरराष्ट्रीय कानून का एक दायरा जो है वो शांति के संरक्षण को लेकर हमारे अंतरराष्ट्रीय जीवन की विभिन्न गतिविधियों को नियमित करने के लिए विस्तृत हो गया है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा लाइक अ स्पेस एक्सपेंडिशंस, हमारा ओशन फ्लोर, और हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ग्लोबल एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, हमारा यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है, कि हमारा कि जैसे कि हमारा अंतरिक्ष अभियान है, हमारा महाराष्ट्र जो महासागर तल है, ओशियन है हमारा, ठीक है, और हमारे ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, और वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा है। मतलब वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से क्या मतलब है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं कि कौन सा देश जो है, क्योंकि रहते तो सारे पृथ्वी पर ही हैं, अर्थ पर ही रहते हैं ना, तो हमें सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि मतलब ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने एनवायरमेंट को अच्छे तरीके से बनाए रखना है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन की इंटरनेशनल लॉ में हम देखते हैं कि मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग ना बल्कि बल्कि सभी लोगों के, सभी जो अदर कंट्रीज हैं उनकी भी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो देखा जाता है। ऑल दीज फैक्टर आर एंड डेवलपमेंट एम्फेसाइज द नीड ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द मॉडर्न सिनारियो। बोला है कि ये सभी जो कारण है, ये जो हमने देखे ना, ओशियन फ्लो, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है या ग्लोबल एनवायरमेंट, ये सारे क्या है, कारण है, फैक्टर है हमारे डेवलपमेंट के, और ये इसी की नीड के लिए हमें इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है आजकल के टाइम में, मॉडर्न सिनारियो में। डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरनेशनल लॉ की। अ लॉ हाउएवर इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल इज नॉट ऑफ मच यूज इफ इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड और कोडिफाइड, कि यह कानून चाहे कितना भी महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण है या क्यों नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण हो या नहीं हो, बहुत बहुत उपयोगी नहीं है यदि इसे जो है ठीक से परिभाषित या संहिताबद्ध नहीं किया गया, ठीक है। मतलब कि हमारा इंटरनेशनल लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि यदि इंटरनेशनल लॉ अच्छा होगा हमारा, तभी हमारे देश के जो है वो एक दूसरे देशों के साथ संबंध जो है वो अच्छे से बने रहेंगे, ठीक है। बोला है हम डेफिनेशन में देख रहे हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग जुडिस ने दिए, तो उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ चाहे बोले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रॉपरली डिफाइन करना और कोडिफाई करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमारे इंटरनेशनल लॉ को भी बोला है कि कोडिफाइड नहीं किया गया है। देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, इसलिए बोला है अंतरराष्ट्रीय कानून की एक सार्वभौमिक परिभाषा है ही नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक सिंगल डेफिनेशन है वो, इसीलिए तो हमारे जैसे कि जब हम देखते हैं कि चाहे जूरिस्प्रूडेंस है और उसकी भी हम अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं ना, अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिए, उसी तरह से इंटरनेशनल लॉ में भी यही कहा गया कि इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है,
कि जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। बोला है और थ्रू द सम गुड अटेम्प्ट टू हैव बीन मेड इन द डायरेक्शंस, बोला है हालांकि उस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास जो है वो किए गए हैं। ठीक है, जो हमारा वर्ड इंटरनेशनल लॉ है इसे यूज किया गया था फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, एमिनेंट ब्रिटिश जूरिस्ट थे हमारे बेंथम, जिन्होंने की हमारे जो हमारे फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जो वर्ड इंटरनेशनल लॉ था उसे यूज किया गया था फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, हमारे ब्रिटिश न्यायविद बेंथम जो थे 1780 में। ठीक है, 1780 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। और सिंस देन दीज वर्ड हैज बीन यूज्ड टू डिनोट द बॉडी ऑफ द रोल एंड रेगुलेशंस द रिलेशन अमंग द स्टेट। बोला है कि ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं भूमिकाओं के शरीर के रूप में निरूपित किया गया। बोला है कि एक बॉडी ऑफ रूल कहा गया इसे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, इस वर्ड को यूज किया कि एक बॉडी ऑफ रोल्स है, मतलब अलग अलग रोल जो है वो निभाए जाते हैं। बोला विच रेगुलेट, जो क्या करते हैं, अलग अलग रोल क्या करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं किसके, रिलेशन अमंग ऑल स्टेट, जो भी रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के उनको रेगुलेट करते हैं। थ्रू द इंटरनेशनल लॉ कैन बी ट्रेस किया गया था हमारे एंशियंट टाइम में ग्रीस हमारे और ग्रीस और रोम और इंडिया के द्वारा। ठीक है, यद्यपि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कानून है वो प्राचीन हमारे ग्रीस, रोम और भारत में पाया जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक और अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जिसको हम जानते हैं, which we know today has come to us through the Europe और it is determined by the modern Europe system। और हम बोला है हम सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून जिसे कि हम जानते हैं वो यूरोप के माध्यम से हमारे पास आया है और ये मॉडर्न यूरोपीय प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है रश्मि, और कोई भी ज्वाइन हुए शायद, ठीक है, आपके अलावा भी कोई है उनको समझ में आया है? सब यहां तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चलते हैं, एक बार बता दीजिए क्योंकि मेरे को पता तो चलना चाहिए ना कि यहाँ ना हो। एक और बात कहूंगी कि हो सकता है आपको इंटरनेशनल लॉ के जो आज मैं नोट्स लेके आई हूँ वो थोड़े से आपको मतलब थोड़े उनकी वर्डिंग जो है वो टफ लगे, बट यदि मैं इजी इजी कंसेप्ट लेके चली आती और वो जरूरी नहीं होता तो फिर क्या फायदा होता ना आपको पढ़ाने का भी, मतलब आपके यहाँ पर डिस्कस, हाँ जर्मनी यहाँ पर डिस्कस करने का भी कोई जो है वो बेनिफिट नहीं होता। इसलिए जब हम सोर्सेज पे करेंगे ना, जैसे हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के सोर्स किए थे तो वहां पर भी वो मेनली वही सोर्स थे, सोर्स जो है वो लगभग लॉ के वही होते हैं। वहां पर ये था कि कुछ नेशनल बेस पर भी थे और यहाँ पर हम इंटरनेशनल बेस पर, जैसे ट्रीटी हो गया, हमारे कस्टम हो गया, वो यहाँ भी है सोर्स, लेकिन यहाँ जो है वो विद में केस लॉज लेके आई हूँ। और इंटरनेशनल लॉ के आप जानते हैं कि केसेस जो है वो थोड़े से टफ होते हैं, मतलब उनकी वर्डिंग जो है वो काफी ज्यादा थोड़ी सी आपको लगेगी थोड़ी सी ट्रिकी, बट बस इतना करना कि समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओपनहाइम की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है, प्रोफेसर ओपनहाइम ने डिफाइन किया है इंटरनेशनल लॉ को इन द फॉलोइंग वर्ड्स में। ठीक है, लॉ ऑफ द नेशन, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को क्या कहा, लॉ ऑफ द नेशन इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ अ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल, कि बॉडी ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ है क्या, बोला पारंपरिक नियमों का एक क्या है, बॉडी है, बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल। ठीक है, विच आर कंसिडर लीगली बाइंडिंग, जो कि क्या है, लीगली बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब कि सभी पर जो है वो एप्लीकेबल है और बाध्यकारी है। ठीक है, बाय द सिविलाइज्ड स्टेट और इन देयर द इंटरकोर्स with each other, the definition given by the Oppenheim 1905 की डेफिनेशन जो थी वो कब दी गई थी, हमारे 1905 में दी गई थी, बिकम अ एब्सोल्यूट और इनएडिक्वेट, बोला है ये परिभाषा जो है अप्रचलित है और अपर्याप्त होगी। ठीक है, सबसे पहले ओपनहाइम ने क्या कहा, एक डेफिनेशन दी, उसमें बोला
कि लॉ ऑफ नेशन इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल, कि क्या है? एक बॉडी है किसकी? कस्टमरी मतलब पारंपरिक नियमों और प्रथागत कानूनों का एक क्या है? रूल बॉडी है, ठीक है, बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक है। और जो कि क्या है? जिन्हें कंसीडर किया जाता है हम 1905 जी रश्मि, और जिनको हम कंसीडर करते हैं लीगली बाइंडिंग, जो सभी स्टेट पर, सिविलाइज स्टेट जो है ना, वो सभी पर क्या है? लीगली बाइंडिंग होते हैं बाय द सिविलाइज स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, ठीक है। ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं, द डेफिनेशन हैज बीन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म। उसके बाद ये पूरा जैसे जूरिस्प्रूडेंस में था ना कि एक जैसे कि हमारे बेंथम ने डेफिनेशन दे दी, तो उसके बाद किसी और ऑथर ने उसको क्रिटिसिज्म कर दिया, वही हिसाब हमारे इंटरनेशनल लॉ में भी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, द डेफिनेशन हैज बीन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म। द डेफिनेशन टेक इनटू अकाउंट ऑफ द रिलेशन ऑफ द स्टेट ओनली, ठीक है, ठीक है। बोला है कि जो परिभाषा है केवल राज्य के संबंध को ध्यान में रखती है, लेकिन वर्तमान में क्या है? एट प्रेजेंटली, एक मिनट, ठीक है, एट प्रेजेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो रिगार्डेड एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बोला है वर्तमान में हम देखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों को भी क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में माना जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट हम बात करते हैं हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, हम उनको क्या करते हैं? ऐसे समझ के चलते हैं कि वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, एक इंटरनेशनल लॉ का एक विषय है, ठीक है। दे हैव बीन गिवन द राइट एंड ड्यूटी अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो है वो अधिकार और कर्तव्य जो है वो दिए गए हैं। इवन हम बात करें, थ्रो दे मे नॉट हैव ऑल द राइट एंड ड्यूटीज दैट स्टेट हैव द सर्टेन एक्टिविटी ऑफ मल्टीनेशनल corporations are also regulated by the branch of law, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। बोला है भले ही उनके पास क्या है? राज्यों के सभी अधिकार और कर्तव्य ना हो, ठीक है, बट बहु राष्ट्रीय जो निगम निगम है उनकी गतिविधियों को कानून की शाखा के द्वारा नियमित किया जाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, सिर्फ इतना है कि उन्होंने डेफिनेशन, जो उनकी डेफिनेशन थी, उन्होंने ये कहा कि जो जो हमारी क्या है? स्टेट रिलेशन है विद स्टेट का, मतलब अलग देश अलग राज्य के साथ जो संबंध है उसमें ध्यान रखती है ये परिभाषा। बल्कि वर्तमान में क्या है? हम ये लेके चलते हैं जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी हम क्या मानते हैं? सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। भले ही हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास इतने राइट नहीं दिए गए, इतनी ड्यूटीज नहीं दी गई, बट हम उसको भी कंसीडर करते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक बार बता दीजिए। फिर बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्रोवाइड करता है कुछ एक राइट एंड ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। इंटरनेशनल लॉ क्या है? जो प्रोवाइड करे, अंतरराष्ट्रीय कानून क्या करता है? प्रोवाइड करता है किसको? कुछ व्यक्तियों को, इंडिविजुअल को, ठीक है, क्या? हमारे अधिकार और कर्तव्य, हमारी राइट और ड्यूटी, ठीक है। इट हैज बीन सो पर्टिकुलरली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि जब हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट फर्दर कंफर्म दैट द इंडिविजुअल हैव बिकम नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। बोला है कि जो हमारे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और हमारा मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के आगे पुष्टि करता है कि व्यक्ति न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय बन गए, बल्कि सीधे ही अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो है वो प्रदान किए गए अधिकारों का और उपायों पर का भी क्या कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं, क्योंकि इन सबसे ऊपर क्या है? हमारा संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर है, उन शब्दों
ये शब्दों से शुरू होता है कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है ना, वी द पीपल ऑफ द, एक मिनट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। और इसी तरह से हमारा जो यूनाइटेड चार्टेड है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? रश्मि बता दीजिए, या जो भी क्लास में है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही है, बोला है कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है और हमारी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इनको फर्दर कंफर्म करा गया, किसके लिए? दैट द इंडिविजुअल एंड हैव बिकम नोट सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो कि मतलब हम क्या देखते हैं कि सीधे ही जैसे होता है ना कि कहीं भी देश में क्या हो रहा है कि किसी के साथ, किसी दूसरे देश के जो लोग हैं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधे ही क्या कर सकते हैं, अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में, मतलब ह्यूमन राइट के केसेस आते हैं सबसे ज्यादा, तो कि ह्यूमन राइट, जहां पर ह्यूमन राइट में क्या क्या आते हैं, जो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ना, उनमें से कुछ एक राइट जो है वो हमारे इंटरनेशनल राइट और ह्यूमन राइट में भी आते हैं। जैसे कि हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो ह्यूमन राइट का भी कंसेप्ट है। राइट टू इक्वालिटी है, वो ह्यूमन राइट में भी आता है कि सभी लोगों को क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए, हर किसी को इक्वालिटी हो और फ्रीडम भी हो। ठीक है, बात करते हैं द यूज ऑफ द टर्म सिविलाइज स्टेट। द ओपनहाइम आल्सो सेवरली क्रिटिसाइज, ठीक है, जो टर्म यूज करी थी सिविलाइज स्टेट की, ओपनहाइम ने इसको बार बार जो है वो क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी गई इस शब्द की, क्योंकि इन नॉट टू डिस्टेंट पास, बोले हाँ बहुत दूर के अतीत में नहीं, बल्कि पश्चिमी राज्य ने केवल ईसाई राज्यों को और राज्य सभ्य राज्यों के रूप में माना, और हमारे जो वेस्टर्न स्टेट थे उनको रिगार्ड किया गया ओनली द क्रिश्चियन स्टेट एज अ सिविलाइज स्टेट। एट प्रेजेंट बात करते हैं देर आर द सो मेनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, वर्तमान में क्या है कि हमारे संयुक्त राष्ट्र के कुछ एक सदस्य हैं, जिनमें से कुछ ईसाई भी हैं, कुछ गैर ईसाई भी शामिल हैं। और इस प्रकार ओपनहाइम की पुस्तक, मतलब ओपनहाइम ने अपनी बुक लिखी थी, ठीक है, उसके बाद बुक के बाद जो है संस्करणों में सभ्य शब्द को, सभ्य राज्य शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या करे, एक बुक लिखी द टर्म सिविलाइज स्टेट, इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, जब उन्होंने दोबारा से अपनी बुक लिखी, एडिशन ऑफ द ओपनहाइम बुक। ठीक है, बात करते हैं द वर्ड लीगली बाइंडिंग। ठीक है, ओपनहाइम की डेफिनेशन, ये सारा ही क्या है, एक छोटा, जैसे कि ये डेफिनेशन थी ना, उन्होंने बोला था सिविलाइज स्टेट की बात करी थी, है ना, सिविलाइज स्टेट की बात करी गई थी और लीगली बाइंडिंग की बात करी गई थी। तो ये सारे ही इन वर्ड्स का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मतलब पहले तो बोल दिया सिविलाइज स्टेट को हटा दिया, फिर बाद में, ठीक है, और फिर बात करते हैं कि सिविल हमारा नॉन जो वर्ड लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, इसको ओपनहाइम की डेफिनेशन में जो यूज किया गया था, उसको कैन नॉट पॉजिटिव करेक्टर विद द डिफर्स्ट एंड बाय द सब्सिक्वेंट वर्ड सिविलाइज स्टेट। ठीक है, बोला है हम कानूनी रूप से बाध्यकारी शब्द, जो हमारा लीगली बाइंडिंग शब्द है, उसको ओपनहाइम के डेफिनेशन में सकारात्मक चित्रण को दर्शाते हैं, जो कि सभ्य राज्यों के बाद के बाद शब्दों से फैलता है। और मतलब कि क्या हुआ है, ओपनहाइम ने ये नहीं कहता है, ओपनहाइम ने अपनी डेफिनेशन में ये नहीं कहा था कि ये नियम जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन उन्हें ऐसा माना जाता है कि उनकी परिभाषा जो वो हालांकि व्यापक है और ये कि योग्य है। ठीक है, और हमारा जो डेफिनेशन जो लेड ऑन की गई थी इंटरनेशनल लॉ में, जो डिराइव करी थी की थी कस्टम से और ट्रीटी से, बट नॉट करेक्ट। ठीक है, कि भले ही ये डेफिनेशन जो है, ये परिभाषा जो है अंतरराष्ट्रीय कानून से के नियम और रीति रिवाजों और संधियों से प्राप्त की गई थी, लेकिन ये जो है वो सही नहीं, मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है उस डेफिनेशन का। फिर बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 38 है ऑफ द, जब भी आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कोई प्रोविजन आए ना, तो उसको एक
पूरा स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मेंशन करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो कि रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किए जाते हैं, सिविलाइज नेशन के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और एज अ थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी हम उसको यूज करते हैं डिसाइडिंग एनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जब भी हमारे इंटरनेशनल लेवल में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम कहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही होता है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो उसको सॉल्व किया जा सके, लेकिन यदि फिर भी नहीं होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 38 में जो हमारा स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर मेंशन किया गया है कि जो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय द सिविलाइज नेशन, उनको हम थर्ड सोर्स, जब हम सोर्सेज करेंगे ना डिस्कस तब भी इसको पढ़ेंगे। सो थर्ड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जिनका यूज किया जाएगा डिसाइडिंग एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। जो हमारा एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ रूल है इसको डिनोट किया है इंटरनेशनल लॉ इज स्टैटिक और फिक्स्ड, और ये रूल जो है वो कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। हाउएवर द इंटरनेशनल लॉ इज अ डायनेमिक और लिविंग लॉ, कि हमारा इंटरनेशनल लॉ क्या है, डायनेमिक है और एक लिविंग लॉ है, ठीक है। इट्स रूल have been changing with the passage of the time out of the experience and necessities of the situation। बोला है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे नियमों और अनुभवों की स्थितियों की आवश्यकता के समय जो है वो समय समय पर मतलब जैसे जैसे टाइम होता रहेगा तो इनको चेंज भी जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा पहले ध्यान, बट ये ध्यान दिया जा सकता है कि कानून को नियमों, जी रश्मि, आर्टिकल 38 ऑफ आईएससी, ठीक है। फिर बोला है इट मे बी नोटेड दैट इट हैज बिकम अ कस्टमरी टू डिफाइन लॉ एज अ बॉडी ऑफ रूल, कि हम क्या करते हैं, बोले हैं ध्यान दिया जा सकता है कि कानून को नियमों के निकाय के रूप में परिभाषित करने की एक प्रथा बन गई, जिसका इसलिए इस कारण ओपनहाइम की क्या है कि डेफिनेशन की आलोचना हुई है। जो हमारी 9th एडिशन आया था ओपनहाइम बुक का, जिसमें टर्म इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूज किया गया था, हैज बीन डिफाइंड, जो डिफाइन करता है डिफरेंटली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट, ठीक है। जहां पर इंटरनेशनल कानून जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उस शब्द को एक नए विकास को ध्यान में रखते हुए जो है अलग तरह से परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। फिर इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ रूल है विच आर द लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट, जो कि क्या है, लीगली बाइंडिंग है किस पर, स्टेट पर, और देयर द इंटरकोर्स विद ईच अदर, ठीक है। और जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन है, अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशन है, और ये जो रूल है वो प्राइमरी है, दोज मतलब ऐसे रूल जो है वो प्राइमरी होते हैं जिनको जो क्या गवर्न होते हैं विद द रिलेशन ऑफ द स्टेट, बट स्टेट आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट हम, लेकिन राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के एकमात्र विषय नहीं है, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, टू सम extent also the individual may be a subject of the right confer and duty imposed by the international law। कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारियों और कर्तव्य के विषय में हो सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होएगा तो खुद ही बोल दीजिएगा, ठीक है रश्मि। बोला है दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बोला है ये कुछ जो है वो नई परिभाषाएं हैं, ठीक है। ये हमने ओपनहाइम की डेफिनेशन को बहुत डिटेल में देख लिया, ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी देख लिया, लेकिन ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ एक न्यू डेफिनेशन दी गई है जिसमें कि, ठीक है, ठीक है रश्मि, फिर बोला है कुछ एक न्यू डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ की जो कि नियरली सिमिलर है किससे, गिवन बाय द स्टार्क एंड फेनब्रिक, ठीक है। उनकी डेफिनेशन देखेंगे, हाउएवर स्टिल डेफिशिएंट इन वन रिस्पेक्ट विच इट्स साइलेंस रिगार्डिंग द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन। बोला है जो राष्ट्रों के कानून है या हमारा अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों और कार्यवाही के सिद्धांतों के निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सभ्य राज्यों पर
या एक दूसरे के साथ उनके संबंध में बाध्यकारी है। ठीक है, और हमारी अदर क्लासिकल डेफिनेशंस क्या क्या है जो हमारे ब्रियरली है। ठीक है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, ब्रियरली, ठीक है, बोला है द लॉ ऑफ द नेशन और द इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक बॉडी ऑफ रूल। ठीक है, एंड अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन जो कि बाइंडिंग है अपॉन सिविलाइज स्टेट एंड इन द रिलेशन विद द अनदर स्टेट। अनदर बोला है जो हमारा लॉ ऑफ नेशन है जिसको कि हम राष्ट्रों के कानून कहते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, किस वर्ड में, बॉडी ऑफ रूल। ये क्या है कि क्या है, संग्रह है किसका, रूल्स का, और प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस, और जो एक्शन जो है वो लिए जाए बोले कार्यवाही के सिद्धांतों के रूप में से परिभाषित किया जा सकता है, जो कि क्या है, बाइंडिंग है, विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट, जो कि क्या है, एक सभ्य राज्यों पर एक दूसरे के साथ उनके संबंधों के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, जो कि बाइंडिंग है अपॉन सिविलाइज स्टेट इन द रिलेशन विद अनदर। ठीक है, जो हमारे हैगवर्थ है उन्होंने इसी तरह की डेफिनेशन जो है वो दी है, इसी तरह से परिभाषित किया है कि इंटरनेशनल लॉ है वो कंसिस्ट है ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल। उन्होंने भी क्या कहा है कि ये क्या है, रूल्स का संग्रह है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून में राज्य के बीच संबंधों को नियंत्रण करने वाले नियमों का एक निकाय है, उन्होंने कहा है। ठीक है, और जो हमारा एक केस है छोटा सा, क्वीन वर्सेस की, क्वीन वर्सेस की। ठीक है, ये क्वीन कर लीजिएगा, जो है यहाँ हिंदी में रानी हो गया। ठीक है, तो इसकी तो हिंदी आ गई है ना, बट आपको सिर्फ नाम लेके रखना है, क्वीन वर्सेस की। ठीक है, ये केस है जिसमें लॉर्ड हमारे कॉलरिज है। ठीक है, जिसमें सीजे ने डिफाइन किया गया था इंटरनेशनल लॉ को, द लॉ ऑफ द नेशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ ऑफ नेशन है। ठीक है, और इज द कलेक्शन ऑफ यूसेजेस, ये क्या है, हमारी जो यूसेजेस होती हैं, रूढ़ियां होती हैं ना, उनका कलेक्शन है, जो कि विच सिविलाइज स्टेट हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व एंड द डीलिंग विद वन अनदर। बोला है कि जिसे सभ्य राज्यों ने एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना कि उस दिन की तरह कि हमारे जब हमने वो पूरा किया था ना हमारा इलेक्शन कमीशन और इमरजेंसी के प्रोविजन, और साथ ही साथ हमारा लास्ट टॉपिक था स्टेट के कुछ प्रोविजन दिए गए थे, स्पेशल प्रोविजन। तो यहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन इमरजेंसी में तो सब लोग बने रहे, लेकिन जब हमारा लास्ट का टॉपिक था ना थोड़ा सा ट्रिकी और याद रखने वाला, तो सारे भाग गए। तो ऐसे मत खड़ा करो। ठीक है, तो ग्रे ने डिफाइन किया है इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशन। ठीक है, ग्रे ने क्या डिफाइन किया है, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन को क्या बोला है, हमारा इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल। ये क्या है, एक बॉडी ऑफ रूल, वही कि हमारा रूल्स का क्या है, संग्रह है, जो कि विच अकॉर्डिंग ऑफ द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सामान्य परिभाषाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ अपने क्या है, अपने रिलेशन को बना, मतलब एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ जो है वो उस अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सके, उनके साथ कंडक्ट कर सके अच्छे से, और उनका इंटरकोर्स विद ईच अदर जो है वो, मतलब दोनों के देशों के साथ जो है वो उसका संबंध जो है वो अच्छा सा बना रहे। ठीक है, और केल्सन हैज ऑल्सो सिमिलर डेफिनेशन, केल्सन ने भी अपनी एक सिमिलर डेफिनेशन जो है वो दी है। कोबेट ने क्या कहा है, हमारा इंटरनेशनल लॉ मे बी डिस्क्राइब, हम इंटरनेशनल लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह से, एज अ सम ऑफ रूल जो एक्सेप्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, सिविलाइज स्टेट के द्वारा, और as a determining their conduct toward each other and toward each other subject. And the above definition can also the civilize in the same way, or Oppenheim definition has been civilized। ठीक है, और ओपनहाइम की डेफिनेशन थी, उन्होंने भी यही कहा था कि बाइंडिंग रूल होगा किसके लिए, हमारे सिविलाइज स्टेट के लिए। ठीक है, वही डेफिनेशन जो है उन्होंने भी दी थी, बोला है above the definition जिसको कि क्रिटिसाइज किया गया था, हमारी ओपनहाइम की डेफिनेशन को हैज बीन क्रिटिसाइज
द डेफिनेशन आर इनएडिक्वेट टू रिप्रेजेंट अ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये जो परिभाषाएं हैं वो अपर्याप्त है। ठीक है, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कानून है को सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए नियमों के योग के रूप में वर्णित किया जाता है, जो एक दूसरे के प्रति विश्व के प्रति जो है अपने उनके आचरण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, फेनविक ने क्या डेफिनेशन दिया है, इंटरनेशनल लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं एक बोर्ड आइटम, ठीक है, ब्रॉड आइटम। ठीक है, हम अंतरराष्ट्रीय कानून को एक मिनट, इंटरनेशनल लॉ को हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, एक ब्रॉड आइटम के रूप में, एज अ बॉडी ऑफ अ जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक रूल, जो कि क्या है, बाइंडिंग है अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, बोला है अंतरराष्ट्रीय कानून को व्यापक शब्दों में सामान्य सिद्धांतों और विशिष्ट नियमों के निकाय के रूप में परिभाषित जो है वो किया जा सकता है। The definition take into account the changes and the changes have taken place after the second world war। बोला है कि ये जो डेफिनेशन है वो, ये जो परिभाषा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तनों को ध्यान में रखती है। जो हमारे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य हैं, शब्दों में जो राज्य, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, व्यक्ति और गैर राज्य संस्थाएं जो उसमें शामिल हैं, जिसमें परिभाषा में सामान्य सिद्धांत शब्द जो है उनको शामिल किया गया है। जो हमारी द वर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंक्लूड किया गया था स्टेट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल एंड द नॉन स्टेट एंटिटीज। जो टर्म जनरल प्रिंसिपल है वो ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन अ डेफिनेशंस। ठीक है, फिर देखते हैं व्हाइट मैन की डेफिनेशन। रश्मि, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी? रश्मि, आप हैं क्लास में? ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। व्हाइट मैन ने क्या डेफिनेशन दिया है, इंटरनेशनल लॉ इज अ स्टैंडर्ड ऑफ द कंडक्ट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है हमारा, स्टैंडर्ड है, बोला है राज्य, अंतरराष्ट्रीय कानून राज्य और अन्य संस्थाओं के लिए एक निश्चित समय पर आचरण का एक मानक है। ठीक है, कंडक्ट एट गिवन टाइम फॉर द स्टेट एंड अदर एंटिटी सब्जेक्ट टू देयर टू, और अ ब्रीफ बट एडिक्वेट डेफिनेशन। उन्होंने एक ब्रीफ और एडिक्वेट डेफिनेशन दी है। क्या, द वर्ड अदर एंटिटीज, द वर्ड अदर एंटिटी का क्या मतलब है, सब्जेक्ट देयर टू मे इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एंड नॉन स्टेट एंटिटीज। व्हाइट मैन ने कहा है has also emphasized a dynamic aspect of the international law, और international law is a more or less क्या है, continual state of changes है एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। जी जी रश्मि, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को क्या कहा है, इज द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों और अन्य संस्थाओं के लिए एक निश्चित समय पर एक आचरण का एक मानक है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक संक्षिप्त लेकिन एक व्याप्त परिभाषा उन्होंने दी है। इसके अधीन अन्य संस्थाओं में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं और जो व्यक्ति और गैर राज्य संस्थाएं शामिल हो सकती हैं, उन्होंने, जो व्हाइट मैन है, ने अंतरराष्ट्रीय कानून को एक गतिशील पहलू पर भी जोर दिया है कि ऐसा एस्पेक्ट है जो कि डायनेमिक एस्पेक्ट है। ठीक है, गतिशील अब पहलू है। और अंतरराष्ट्रीय जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, वो कम या ज्यादा या परिवर्तन या विकास की नियंत्रण की एक स्थिति में है। ठीक है, बोला है एक स्ट्राइकेज है, स्ट्राइक। ठीक है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, इंटरनेशनल लॉ में भी डिफाइन क्या है, एज अ बॉडी ऑफ लॉ। कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ लॉ है विच इज कंपोज, जो कंपोज किया जाता है एज अ ग्रेटर पार्ट, की
जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है कोई कानून के उस निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि आचरण के सिद्धांतों और नियमों के अपने बड़े हिस्से के लिए बना है, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रेटर पार्ट है ऑफ द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ कंडक्ट विच स्टेट फील themselves bound to observe and therefore are commonly observe with the relation with each other, or which include also a rule of the law relating to the functioning and international law, ठीक है। बोला है अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो कानूनों के इस निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आचरण के सिद्धांतों और नियमों के अपने हिस्से के लिए बना है और जिसे राज्य पालन के मतलब राज्य पालन के लिए एक बाध्य जो है वो महसूस करते हैं। इसलिए हम आमतौर पर यही कहते हैं कि एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का निरीक्षण करते हैं। मतलब एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के साथ जो है वो अच्छी तरीके से रिलेशन जो है वो बनाए रखे और हम उसी चीज का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि राज्य और व्यक्तियों के साथ उनके संबंध, कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ किस तरह से रिलेशन है, और एक कंट्री के दूसरे कंट्री के मतलब एक कंट्री में ये ए नाम का सिटीजन है, ठीक है, इसका वो दूसरे सिटीजन से किस प्रकार का एक संबंध है, ठीक है, उससे भी जो है वो ये बात करता है। और बी ने मतलब नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि कुछ एक सर्टन रूल ऑफ लॉ है जो रिलेट करते हैं किससे, इंडिविजुअल से और नॉन स्टेट एंटिटी से, ठीक है, मतलब एक व्यक्तियों और गैर राज्य संस्थाओं में संबंधित जो अन्य कानून के कुछ नियम हैं जहां तक कि ऐसे व्यक्तियों और गैर राज्य संस्थाओं के अधिकार हैं और कर्तव्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता है। बोला है कि एक ऐसे लॉ जो किससे रिलेट करते हैं, किसी ह्यूमन से और नॉन स्टेट एंटिटी से जो है वो रिलेट करते हैं। और सो फार एज अ राइट एंड ड्यूटी ऑफ सच इंडिविजुअल, ठीक है, सो फार एज अ राइट एंड ड्यूटी ऑफ द सच इंडिविजुअल नॉन स्टेट एंटिटी एंड जो कंसर्न करता है किससे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक दो डेफिनेशन रहती है लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा कम वर्ड की है ना, बहुत वर्ड जो है आप जानते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश जूरिस्ट हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो ये डेफिनेशन दी गई है, तो थोड़ा सा ट्रिकी तो होएगा ही है ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है। हाँ, बोलता है द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक टेक इनटू अकाउंट एंड द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बोला है ये जो हमारी जिस स्ट्राइक की डेफिनेशन है, स्टॉक की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो बदलते चरित्र को ध्यान में रखती है। मतलब जैसे जैसे टाइम जो है चेंज होता है और जैसे जैसे इंटरनेशनल जो रिलेशन हो सकता है कि आज हमारे जो है वो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए उसमें जो है हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो जाए, है ना। तो बोला है आर द ट्रूली रिफ्लेक्ट एंड प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। हाउएवर हम बात करते हैं if an entity is non-enumerated by the strike ever come within the scope of international law with the passage of a time, the definition would again be subject to the criticism. The definition would not stand or correct for all time to come। बोला है कि हालांकि अगर जो स्टाके हैं उनके द्वारा जो गणना जो है वो नहीं की गई, कोई इकाई वह कभी भी समय बीतने के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में नहीं आती है, ठीक है, फिर भी जो है वो इसकी इस परिभाषा की भी क्या हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई, और इस प्रकार जो परिभाषा आने वाले सभी समय के लिए जो है वो सही नहीं। और जो है स्विजन वर्ग के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल लॉ को, उन्होंने क्या कहा है, एक बॉडी ऑफ लीगल रूल कहा है। बॉडी ऑफ लीगल रूल किसने कहा है, हमारे स्विजन वर्ग ने कहा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ लीगल रूल है जो कि अप्लाई होता है बिटवीन द सॉवरेन स्टेट और सच अदर एंटिटी एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनालिटी, जो कि क्या होता है, बोला जो कि राज्यों और ऐसी संस्थाओं के बीच में लागू होता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है।
जब हम बात करते हैं अनलाइक स्टॉक है, उन्होंने कहा है सोजनबर्ग इज वेरी राइटली प्रेफर्ड नॉट टू द नेम ऑफ द एंटिटीज, कि उन्होंने जो हमारे सोजनबर्ग्स है, ठीक है, उन्होंने बहुत सही तरीके से उन संस्थाओं का नाम नहीं लेना पसंद किया है जिन्हें अधिकार और कर्तव्य और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा विनियमित होते हैं, ठीक है, जो कि विच रेगुलेट कर दोज राइट एंड ड्यूटी regulated by the international law. According to him, international law, if and when grant international personality to any entity, or when international law would be capable of regulating right and duty and entity, its rules shall be applied out to them. ठीक है बोला है कि हम जिस तरह से बात करते हैं, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय कानून है किसी भी इकाई के अधिकारों और अन्य हमारे कर्तव्य हैं को विनियमित करने में सक्षम होगा, और इसके नियम पर जो है वो लागू होंगे। रश्मि, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ऐसे तो नहीं लग रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है पूरा इंटरनेशनल लॉ? यदि ऐसा हो भी रहा है तो इस बात के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशन पार्ट था जो कि अलग अलग जुरिस्ट ने कुछ एक डेफिनेशन दी है। आप जानते हैं कि डेफिनेशन पार्ट है, हम इंटरनेशनल लॉ की देखेंगे तो वो तो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के हमारे जुरिस्ट होंगे उन्होंने ही दी है जो डेफिनेशन है, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर तो थोड़ी बहुत टफ होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हमारे, अब अच्छा आएगा कंसेप्ट, ठीक है, नेचर एंड हमारा सोर्सेज आएगा, ठीक है, वो एक अच्छा कंसेप्ट आएगा। बट मेरे को बता दीजिए कि समझ में आ गया है थोड़ा बहुत हमारे डेफिनेशन पार्ट से? बात करते हैं जो नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ क्या है। अर्लियर बोला है द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तो बेस करता है टोटली और द म्युनिसिपल लॉ, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। रश्मि एक मिनट जो है वो वेट करिएगा, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है।
सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तब मेरे को जाना पड़ा। 1 मिनट। दो 102 बात करते हैं नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ की। देन अर्लियर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन द टोटल ऑन द म्युनिसिपल लॉ एंड फॉर द सेम रीजन वाज कंसीडर्ड टू द लॉ ऑफ द नेचर। बोला है कि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसका आधार पूरी तरह किससे था, जो हमारा म्युनिसिपल लॉ था। ठीक है, म्युनिसिपल लॉ होता क्या है, हमारा जो ऐसा लॉ जो कि हमारे इंडिया में, जैसे कि अपनी कंट्री में जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसे हम म्युनिसिपल लॉ कहते हैं। बोला ये टोटली किस पर बेस्ड था, म्युनिसिपल लॉ के पर बेस्ड था। फॉर द सम रीजन के बाद या ये इसको कंसीडर किया गया था लॉ ऑफ द नेचर। और कंट्रोवर्सी हुई, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो है इसी तरह से प्रकृति का कानून जो है उसे माना जाता था, लॉ ऑफ द नेचर जो है उसे माना जाता था। इसी प्रकृति पर क्या हुआ, विवाद हो गया। जब हम आए 19th सेंचुरी के आगमन में क्या हुआ, इस पर क्या हो गया, विवाद होना शुरू हो गया। और 19th सेंचुरी और ड्यू टू द पॉजिटिविस्ट एंड वेदर इंटरनेशनल लॉ इज द ट्रू लॉ। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रू लॉ है। इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू और नॉट एंड मेरी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन अब कई बार क्या होता है, थोड़ी सी इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी आ जाती है, तो उसके लिए ठीक है। रश्मि गुड़िया कोई भी है क्लास में तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, लेकिन एक्चुअली कि आप लोग क्लास में हैं या नहीं है। ठीक है, बात करते हैं। बोले हमारा पॉजिटिव, ओके रश्मि, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिविस्ट है, आर द व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉ and consist merely of the rule of positive morality and started that there cannot be इंटरनेशनल लॉ सिंस इट देर इज अ नो इंटरनेशनल लेजिस्लेचर। बोला है कि आराम से समझते हैं, ठीक है, 1 मिनट। बोला है सबसे पहले हुआ क्या कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून था, इंटरनेशनल लॉ जो था वो किस पर बेस्ड था, टोटली किस पर डिपेंड था, हमारे नगर पालिका कानून, जिसकी म्युनिसिपल लॉ कहते हैं। नगर पालिका कानून, आप ये नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जब आप
बात करेंगे तब आप ये नहीं बात करेंगे कि म्युनिसिपल लॉ, जैसे हमारा पंचायत होता है, जैसे हमारी म्युनिसिपलिटी होती है, वो वाला लॉ उसको नहीं आपको ध्यान में रखेंगे। सिर्फ ये सोचेंगे कि जो हमारा नेशनल अपने हमारी इंडिया में, जैसे कि हमारा नेशन का, अपनी कंट्री का, अपनी स्टेट का जो लॉ होता है उसको हम लेके चलते हैं म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, इससे पहले बोला है कि जो हमारा कानून का क्या आधार था, पूरी तरह से नगर पालिका कानून पर आधारित था, इसी कारण इससे प्रकृति का कानून जो है वो उसे माना जाता था। लेकिन इसके बाद हुआ 19th सेंचुरी में क्या हो गया कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गया, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून है उसे एक सच्चा कानून है या नहीं, इस बात के ऊपर जो है वो प्रश्न उठाया गया। और उत्तर क्या मिला कि मतलब इस बात के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो होना स्टार्ट हो गई, और विभिन्न न्यायविदों ने कहा कि कानून की परिभाषा के साथ जो है वो भिन्न होता है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण पर दो अलग अलग विचार हैं, और प्रत्यक्षवादियों का विचार है कि अंतरराष्ट्रीय कानून कोई कानून नहीं है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब कुछ कुछ अलग अलग जुरिस्ट ने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ नहीं है, मतलब कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें, इसमें केवल सकारात्मक नैतिकता के नियम शामिल हैं। ठीक है, इसमें क्या है, केवल सकारात्मक जो नैतिकता है उसके नियम शामिल है। कहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है वो कानून हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय विधायिका नहीं है, और इसे कानून लागू करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी नहीं है। ठीक है, कि इसको लागू करने के लिए हम, ना ही तो इसको बनाने के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जब कानून बना, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, जो हमारा लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक क्या करता है, हमारा लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती है। बोले इसी तरह से हमारे इंटरनेशनल लेवल में कोई लेजिस्लेचर नहीं है जो कि क्या करेगी, लॉ बनाएगी, और ना ही तो एग्जीक्यूटिव है जो कि क्या करेगी, इन्फोर्स करेगी, और ना ही इफेक्टिव इंटरनेशनल जुडिशरी है जो कि क्या करे, डेवलप कर सके और रिजॉल्व करे किसको, डिस्प्यूट को, अबाउट इट। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रश्मि बता दीजिए, क्योंकि ये हुआ काफी ज्यादा इजी कंसेप्ट है। ठीक है, कि नेचर कैसा है, तो बोला है उसके बाद जब 19th सेंचुरी में, पहले तो हम लेते थे कि म्युनिसिपल लॉ के ऊपर बेस्ड है, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी आना स्टार्ट हो गई, फिर ये क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या इंटरनेशनल लॉ जो है वो कानून है या नहीं है। तो उस क्वेश्चन को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाए कि इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा लॉ को, ना ही तो जुडिशरी है, ना तो लेजिस्लेचर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। बट द मॉडर्न जूरिस्ट आर द डिफरेंट व्यू, बट मॉडर्न जूरिस्ट ने अलग अलग डिफरेंट व्यू दिए हैं किस पर, स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ पर, कि इज नॉट अ सेट ऑफ रूल, कि ये क्या है, हमारा इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक सेट ऑफ रूल जो नहीं है, बोला है सकारात्मक नैतिकता का नियम जो है वो नहीं है, और बट is a much a legal system or as any other in municipal law, municipal system, म्यूनिसिपल लीगल सिस्टम। बोला है कि लेकिन यह कभी किसी भी अन्य नगर पालिका कानूनी प्रणाली के रूप में ये कानूनी प्रणाली है। ठीक है, और हमारा इंटरनेशनल लॉ इज वेरी मच कंसीडर लॉ बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बोले जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कानून है अंतरराष्ट्रीय समुदायों अन्य उन लोगों द्वारा जो है कानून माना जाता है जो कि अपनी क्षमताओं, ठीक है रश्मि, एक्चुअली आप लोगों का थैंक यू कि आप जो है वो लाइव क्लासेस में बने रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कनेक्शन बना रहता है ना, कि थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सा मतलब आज भी हुआ, अदरवाइज मैं ऐसी जाती ही नहीं हूँ कि कभी आपको थोड़ी सी इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी हो जाए तो कई बार जो है वो मतलब 5 मिनट का ब्रेक जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मतलब यदि आप लोग हैं क्लास में, ठीक है, तो ऐसे रिस्पॉन्स देते रहे कि ऐसा लगता रहे ना कि क्लास में है, तो फिर अच्छा रहता है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, बोले पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हमारा इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ है ही नहीं, मतलब इसको कि ना तो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ना तो बनाया जाएगा, ना जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट किया जाएगा। बट जब जो डिफरेंट हमारा, हाँ जी जी रश्मि, ठीक है, बट मॉडर्न जूरिस्ट के द्वारा डिफरेंट व्यू जो है वो दिए गए, स्टेट दैट इंटरनेशनल लॉ
इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ अ पॉजिटिव मोरालिटी। बोला है कि उन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कानून है वो सकारात्मकता नैतिकता के नियमों का एक सेट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, अन्य प्रकार की अन्य नगर पालिका कानूनी प्रणाली के रूप में कानून प्रणाली, मतलब बोला है कि यहाँ पर क्या है, म्युनिसिपल लीगल सिस्टम है। फिर बोला इंटरनेशनल लॉ क्या है, इज वेरी मच लॉ जिसको हम कंसीडर करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज, कंसीडर किसी के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय है वो क्या करते हैं, और उन लोगों द्वारा कानून को माना जाता है, ठीक है। और दोज हु कंडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे इंडिया में भी देखेंगे कि हमारे फॉरेनर जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और अदर कहते हैं कि ये कंपनी जो है वो अमेरिका की है, ये कंपनी जो है वो अदर स्टेट की है, मतलब अदर डिफरेंट कंट्री की है। तो बोला है जो लोग जो क्या करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं इन अ वेरियस कैपेसिटी में, तो स्टेट विच विशेस टू escape from inconvenient rule of the international law would not would not deny the existence of the international law as such, but could justify its actions। बोला है कि लेकिन या तो ऐसे नियम के अस्तित्व को चुनौती देकर या अपने मामले पर लागू और किसी अन्य नियम को लागू करके ये दावा जो है वो करके ये नियम या एक नई स्थिति का सामना करने के लिए संशोधन जो है वो किया जाना चाहिए और उस पर कार्यवाही भी की जाए, यदि ऐसे लॉ में मॉडिफिकेशन भी की जाए और एक न्यू सिचुएशन को देखते हुए तो उसको सही ही माना जाएगा, ठीक है। बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो इसमें भी वही है कि यहाँ पर फिर से यही क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रू लॉ है या नहीं है। तो ये डाउट अराइज हुआ कि इंटरनेशनल लॉ इज एक लेस इंपेरेटिव और लेस एक्सप्लिट है, ठीक है। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो राज्य की तुलना में क्या कम अनिवार्य है और कम अस्पष्ट है, मतलब इसको स्पष्ट जो है वो नहीं किया गया, बट नेवर लेसनेस इट इज अ लॉ as much as it is enforced partly by the conviction that the good and the party by those stables influence। बोला है कि लेकिन फिर भी कानून है, मतलब ऐसे बोला कि पहले तो क्वेश्चन फिर से यही अराइज हुआ कि वेदर इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक ट्रू लॉ है या नहीं, ये डाउट अराइज हुआ। लेकिन वहां पर बोला गया कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है वो अन्य कानूनों की तुलना में है कि कम स्पष्ट है। आप देखते हैं कि अन्य लॉ है जो हमारे, उनको पढ़ने में हमें कितना इजी रहता है ना, कि हम आईपीसी पढ़ते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में काफी इजी लगते हैं क्योंकि वो स्पष्ट किए गए। इंटरनेशनल लॉ में हमें देखा अभी डेफिनेशन ही देखी तब भी हम कंफ्यूज हो गए थे, है ना। तो बोला इसे जो है कम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या मानते हैं, कानून मानते हैं, क्योंकि आंशिक रूप से दृढ़ विश्वास से लागू होता है कि मतलब यहाँ पर ये जो है वो विश्वास दिलाया जाता है कि हर यदि लॉ बना ही दिया, इंटरनेशनल लेवल पर लॉ बना ही दिया है तो उसको पालन कौन करेगा, सारी की सारी कंट्रीज करेंगी। जैसे हमें यदि राइट दिया गया है कि हम क्या है अदर अदर कंट्रीज में जा सकते हैं, तो हम हमारी कंट्री को भी तो चाहिए ना कि हमारी कंट्री भी ऐसे ही करती है कि बाहर के लोग भी आ सकते हैं, यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, अपने स्टडी के पर्पज के लिए आ सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है वो रूल बनाए गए हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं सभी नेशंस को, ठीक है। और बॉडी ऑफ अ मैन एक्ट एज अ बोला है स्ट्रांगली हेल्ड व्यू इज दोज विद whom they associated। बोला है कि जहां पर लोग बोला है जिनके साथ वे अच्छे संबंध हैं और कानून के रूप में एक नियम निर्धारण करने के लिए मजबूरी का एक तत्व मानदंड नहीं हो सकता, बल्कि कानून बल के साथ साथ न्याय के विचार पर भी लागू होता है। जरूरी नहीं है कि लॉ मतलब रूल ही बना दिए, बल्कि ऐसा भी होना चाहिए कि यदि कोई रूल की वायलेशन करेगा तो उसके साथ हम क्या कर सकेंगे, अच्छा जस्टिस कर सकें, सभी लोगों को न्याय जो है वो दिया जा सके। जो इस बात में सबसे अधिक ये बात जो है सबसे अधिक मायने रखती है कि अंतरराष्ट्रीय कानून राष्ट्र राज्य के साथ संधियों या अपनी नीतियों के में परिलक्षित जो है वो होना चाहिए। कि बोला द थिंग दैट मैटर द मोस्ट इज द इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द ट्रीटीज अमंग द ऑल नेशन, मतलब इन सभी नेशंस के द्वारा की गई ट्रीटी होंगी और अन्य पॉलिसीज होंगी,
उन सभी नेशंस को वो फॉलो करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी है, कि इंटरनेशनल लॉ एक सकारात्मक न्यायिकता नैतिकता है, और रूल ऑफ द मोरालिटी इज रूल, और हमारा जो एक नियम है किसका, जो कि अप्लाई होता है विद कंसाइज ओनली एंड कैन नॉट एनफोर्स बाय द एक्सटर्नल पावर। जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, उसे कैन बी एनफोर्स किया जाएगा बाय द एक्सटर्नल पावर। बोला है कि नैतिकता का नियम क्या है, नैतिकता का नियम उस नियम से है जो केवल विवेक पर लागू होता है, मतलब जो कि कॉन्साइंस पर लागू होता है। जैसे होता है ना कि हम हमारे विवेक, हम कितना पेशेंस बना, जो हमारा बुद्धि मस्तिष्क और विवेक होता है, बोला उस पर जो है वो लागू होता है। ये जो है वो बाहरी शक्ति द्वारा लागू नहीं होता, मतलब हम उसको एक्सटर्नल पावर के द्वारा जो है वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, जबकि कानून का शासन जो है बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ये बाहरी शक्ति द्वारा लागू नहीं किया जाता, बल्कि कानून का शासन जो है बाहरी शक्ति द्वारा जो है वो लागू किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नैतिकता या अंतरराष्ट्रीय नैतिकता को एक व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर किसी व्यक्ति को सही व्यवहार के लिए निर्धारित मानकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोला है ऑल्दो हम बात करते हैं एटीट्यूड अबाउट द मोरालिटी की, और व्हेन द वाइडली स्प्रेड इन्फ्लुएंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, बोला है ये रिकॉग्नाइज किया नहीं गया है लीगल ऑब्लिगेशन टू ओबे द नॉर्म्स एंड ऑफ मोरालिटी। बोला है कि ये जो नैतिकता के मानदंड हैं उनका पालन करने के लिए कोई मान्यता प्राप्त कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि जब तक कि अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में इसे आधिकारिक निर्णय निर्माताओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब हम इंटरनेशनल लॉ को ऐसा नहीं कि हम पर बहुत ज्यादा फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बल्कि हमारे स्टेट के द्वारा हम क्यों उसको फॉलो करते हैं, अपने देश में क्या है, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए, पीस को बनाए रखने के लिए जो है वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ एक यहाँ पर एक जो है वो अलग से दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, लेकिन नोट्स में जो है वो आपको सब कुछ दे दिया गया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर बात एक बार देख ही लेते हैं ना। देयर आर द वेरियस नेशंस जिनको कंसीडर किया जाता है, बोले बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिनको हम इंटरनेशनल लॉ का एक अपने नागरिकों पर एक हम जो म्युनिसिपल लॉ है के समान बाध्यकारी बल देते हैं। बोले हैं बहुत ज्यादा एक वेरियस लॉ है, नेशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, यहाँ की बात की गई है, जिनको हम कंसीडर करते हैं इंटरनेशनल लॉ को बाइंडिंग फोर्स ऑफ द सिटीजन की, ऐसे इंटरनेशनल लॉ जो कि बाइंड होते हैं सिटीजन के रूप में। किस तरह से, जिस तरह हमारे म्युनिसिपल लॉ जो कि हमारे अपनी कंट्री के लॉ है, जो हमारे जैसे बनाया गया ना आईपीसी, ये सिर्फ आईपीसी हमारी एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, ये सारे ही हम पर अपने इंडिया के लोगों पर बाइंडिंग होते हैं ना, किसी और पर तो बाइंडिंग नहीं होते, है ना। तो बोले इसी तरीके से कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉ भी बनाए गए हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं सिटीजन, किस तरह से, सिमिलर जिस तरह से हमारे अपने लॉ है। बोला कोर्ट हैव अ टाइम एंड अगेन एक्सेप्टेड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड द मोरालिटी, और इन द कंटिनेंशियल सेल्फ केस है हमारा एक, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि वेदर माइट बी रीजनिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस बट शुड बी अजस्ट, और इट कैन नॉट बी सेट द इंटरनेशनल लॉ इज अ मेयर अ पॉजिटिव मोरालिटी एंड टाइम एंड अगेंस्ट। बोला है कि हमारा जो एक केस है कंटिनेंशियल शेल्फ, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो तर्क था, मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा था कि, लेकिन बोला है कि एक तर्क भी दिया है, या लेकिन यह उचित होना चाहिए कि इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय कानून केवल सकारात्मक नैतिकता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में बार बार इसे दोहराया गया है कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, इसे ये एक पॉजिटिव मोरालिटी है, मतलब उसको इंटरनेशनल लॉ को हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव मोरालिटी है। इसको बार बार जो है वो अलग अलग कोर्ट के केसेस में जो है वो बताया गया है। ठीक है, बट ये जो है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो वास्तव में कानून है और केवल सकारात्मकता है, सकारात्मकता नैतिकता है।
नैतिकता नहीं है। ठीक है, इसमें ये बोल दिया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ तो है लेकिन सकारात्मक हमारी पॉजिटिव मोरालिटी है उसकी तरफ से कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब यहां तक समझ में आ गया है रश्मि, तो बता दीजिए। ठीक है, हाँ तो मतलब बता दीजिए कहीं भी डाउट होएगा तो। ठीक है, थ्योरीज क्या क्या है कि इंटरनेशनल लॉ की, नेचुरल थ्योरी और हमारी है पॉजिटिव थ्योरी। ठीक है, इसको देख एक मिनट देख लेते हैं कि हमारा बोला देयर आर तो टू थ्योरीज हैं। ठीक है, हमारी दो थ्योरीज हैं हमारे इंटरनेशनल कानून की। ड्यू टू द डिफरेंस इन ओपिनियन whether does the international law derive its a binding authority, एंड जो कि मेंशन किया गया है बोला है नेचुरलिस्ट थ्योरी क्या क्या है, प्राकृतिकवादी सिद्धांत क्या है। बोला है मोस्ट ऑफ जूरिस्ट जो हमारे 16th सेंचुरी में थे या 17th में वर ऑफ द व्यू दैट द बेसिस ऑफ एनी लॉ इज अ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ और हैज अ सेम बेसिस फॉर द सेम रीजन इज अ इट्स अ बाइंडिंग ऑन द स्टेट। बोला है कि हमारी 16वीं और 17वीं जो शताब्दी थी उसमें अलग अलग जो न्यायविद जुरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने विचार दिया है कि किसी भी कानून का आधार क्या है, प्रकृति है। ठीक है, जब हमने जुरिस्प्रूडेंस भी किया था तो वहां भी हमने नेचुरल लॉ स्कूल को देखा था जहां पर ये बोला गया था कि कोई भी लॉ जो है वो बनाया नहीं जाता बल्कि हमें प्राप्त होता है, किससे, नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हम टोटली पहले पर डिपेंड थे हमारे एंशियंट टाइम में किस पर, धर्म पर। हम टोटली डिपेंड करते थे धर्म पर, जैसा जैसे कि हमारे धर्म में जिसको ठीक लॉ मतलब ऐसे रूल जो कि सही थे उनको धर्म के अकॉर्डिंग माना जाता था, उनको लॉ बना माना जाता था। और जो जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग जो रूल नहीं थे उन पर क्या होती थी, हमें पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, और वायलेशन ऑफ रूल जो है उसे कहा जाता बोला है। उन्होंने कहा है कि कानून का आधार क्या है, प्रकृति का कानून है। ठीक है, नेचुरल लॉ जो है वो नेचर जो है वो उसका आधार है। और इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक पार्ट है लॉ का। जो अंतरराष्ट्रीय कानून है वो एक आधार है किसका, कानून का। और उसी कारण जो है वो राज्य के लिए बाध्यकारी है। उसी कारण क्या है, ये स्टेट के लिए बाइंडिंग है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नेचुरल लॉ जिसको हम कहते हैं डिवाइन लॉ, हमने डिवाइन लॉ का कंसेप्ट, रश्मि आपको याद होगा कि हमने डिवाइन लॉ का कंसेप्ट जो है वो हमने नेचुरल लॉ स्कूल में भी देखा था, जिस जो कि कनेक्टेड है विद द रिलीजन के साथ। देखो यही बात आ गई ना, बट लेटर द डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई और नेचुरल लॉ को कंसीडर किया गया आइडियल लॉ। ठीक है, जो कि विच डिकेटेड एज व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, जो कि किस तरह से माना गया कि क्या जो है वो सही है और क्या चीज जो है गलत है ह्यूमन के बिहेवियर के लिए। ठीक है, ये था हमारा नेचुरलिस्ट थ्योरी। पहले दस ऑल द स्टेट और अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल कम्युनिटी। ठीक है, बोला है जो इस प्रकार जो सभी राज्य हैं और सार्वभौमिक समुदाय के जो सदस्य हैं के रूप में शांति और सुरक्षा के संरक्षण के लिए बाध्यकारी है। हम वैसे इंटरनेशनल लॉ को फॉलो ही इसलिए करते हैं कि हमें अपने देश में क्या बनाए रखनी है, शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखनी है। बोला है इसलिए ही हम नेचुरल लॉ को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। किस लिए, इन हमारा जो मेंबर ऑफ यूनिवर्सल कम्युनिटी है और द स्टेट है उनके द्वारा जो है वो ऑब्लाइज किया जाता है। किस लिए, ऑर्डर टू कंजर्व पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ एक्ट के लिए, जो कि ऑलवेज इन अकॉर्डेंस है और विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन गुड ऑफ द मैनकाइंड है और परमानेंट टू देयर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, जहां पर की क्या हो, मानव जाति की समान जो है वो भलाई और उनकी व्यक्तिगत हित जो है वो सबसे सर्वोपरि है। मतलब वहां पर सबसे ज्यादा क्या देखा जाएगा, ह्यूमन ह्यूमन के का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो देखा जाएगा। और दस इंटरनेशनल लॉ वाज कंसीडर्ड टू बी द बाइंडिंग और इन नेचर, जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है उसको हम कंसीडर करते हैं बाइंडिंग इन नेचर। ठीक, कि वो क्या है, बाइंडिंग इन नेचर है, सभी लोगों पर जो है वो बाइंडिंग है। ठीक है, बाय द स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज इट्स बेसिस ऑफ द नेचुरल लॉ। जो हमारा 18th और 19th सेंचुरी है
जहां पर नेशनलिस्ट फेसेस द सर्व्स क्रिटिसिज्म और डिक्लाइन एंड लीड टू रेस पॉजिटिज्म। बोला है कि जो हमारी 18वीं और 19वीं शताब्दी है, प्रगतिवादियों को एक गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा और गिरावट भी आई, प्रत्यक्षवादी का उदय भी हुआ। पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, सॉरी पॉजिटिविस्ट थ्योरी की, प्रत्यक्षवादी की, ठीक है, जहां पर बोला स्कूल ऑफ थॉट in the in the 19th century and was in the view that the people would be bound to obey। बोला है ऐसा रूल जो कि क्या है, सभी को फॉलो करना जो है वो जरूरी है। मतलब ये जो है वो विचार आया था हमारे जो ये विचार का जो स्कूल ऑफ थॉट है उस टाइम जो है वो यहाँ पर 19th सेंचुरी का टाइम था, वहां पर ये रूल जो है वो प्रचलन हुआ था। ये विचार ये था कि लोग जो है वो कानून का पालन करेंगे और करने के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। वो क्या होंगे, हमें कितना टाइम हो गया है क्लास लेते हुए, अभी हमारा बचता है 38 मिनट, ठीक है। लेकिन मैं आज फिर आपसे यही कहूंगी कि जो जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा आप नहीं जाएंगे। ये है कि कल जो है वो मेरी 3 क्लासेस हो गई थी, तो थोड़ा सा जो है वो मैं अपनी टाइम से ज्यादा हो चली गई थी। लेकिन आज जो है वो हम जो है 3 क्लासेस ना करते हुए, यदि ऐसा हो कि टाइम जो है वो 2 आवर्स से जैसे 15 मिनट भी हो जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम जो है वो मेरे को तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे को पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें आगे सोर्सेज हैं, ठीक है, पूरे के पूरे सोर्सेज हैं वो हमें देखने हैं, और उसके बाद आप जो है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज हैं, सोर्सेज बचे हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार और क्लास में बने रहिएगा बस। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी की। जो हमारा हमने देखा कि ये कहां से आया था, इसका कंसेप्ट थॉट ऑफ स्कूल से आया था 19th सेंचुरी में, और वहां पर ये बात बोली थी कि ऐसे कोई रूल जो है, ठीक है, ये रूल जो है वो सभी को जो है बाउंड होंगे, सभी पर बाउंड होंगे, और सभी को जो है वो पालन करना पड़ेगा इनका, ठीक है। और बाउंड टू ऑबे, और इट इज क्रिएटेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और ये रूल जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, और सोवरेन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बीइंग रीजनेबल एंड अनरीजनेबल, ठीक है। जो हमारा, लेकिन उसके अनुसार जो है कानून का अनुभव पूर्ण विश्लेषण जो है वो किया जाना चाहिए। बोला है ये जो रूल होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो बनाए जाएंगे, और जो सॉवरन के द्वारा बनाए जाएंगे, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजनेबल एंड अनरीजनेबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, बोला है कि कानून का जो उसके अनुसार जो है कानून का अनुभव पूर्ण जो है विश्लेषण किया गया, और इसके नैतिक तत्वों के बावजूद, यानी कि कानून का अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मौजूद है या कानून की संप्रभु की आज्ञा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला, पहले तो बोल दिया नेचुरल में, सब मेन बात याद रखिएगा। यहाँ बोला है कि लॉ जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, और डिवाइन लॉ है, और रिलीजन से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया कि लॉ जो है वो हम कहाँ से बनाएंगे, कमांड ऑफ द सॉवरन से बनाएंगे। मतलब हमारे लिए कौन बनाएगी, सॉवरन अथॉरिटी होगी, प्रॉपर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, वो लॉ बनाएगी, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, और थोड़ा सा देख लेते हैं। द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, म्युनिसिपल लॉ आर इक्वली बाइंडिंग। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इक्वली बाइंडिंग होता है, हम सभी फॉलो करते हैं ना, आईपीसी को जो है वो आईपीसी के पूरे लॉ को फॉलो करते हैं, कि कोई भी पर्सन जो है वो यदि कोई क्राइम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, आईपीसी के तहत मिलेगी, ठीक है। उसी तरीके से बोला है इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी म्युनिसिपल लॉ की तरह इक्वली बाइंडिंग है, और बोथ आर द इशू बाय द विल ऑफ द स्टेट। और ये दोनों ही जो है दोनों राज्यों की इच्छा से जारी किए जा सकते हैं, और कानून की वैधता का एक स्रोत है। और दस आप लोग थक तो नहीं जाते हो कि जैसे 2 आवर की क्लास हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि थक जाते हो बिल्कुल, आप सोचते हो कि नहीं बंद ही कर दें, है। तो मेरे को बता दीजिए करो, वैसे तो अब तो टाइम पूरा फिक्स हो गया, आप तो चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट
रश्मि, ठीक है, नहीं। हाँ रश्मि, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में कहा था ना कि 2 आवर की क्लास ले लें, तो सबसे पहले आपने ही बोला था। हाँ, आप नहीं थकते। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी नहीं थकती हूँ, ये बस टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब विच कमांड द डिसऑबिडेंस एंड द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जो कि ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून की भी जो है वो उल्लंघना नहीं होनी चाहिए। और द टू अवर मेंशन स्कूल, जैसे कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स है, और द एक्सट्रीम आर द ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जो हमारे उपरोक्त दो विचार जो है, विचार जो है चरम है, देखिए अंतरराष्ट्रीय कानून का सही आधार न तो केवल प्राकृतिक कानून के साथ है, ना ही राज्य की इच्छा के द्वारा जो है वो इच्छा की सहमति के द्वारा निहित है। बोला है इसमें ये बोल दिया कि टू मेंशन स्कूल, मतलब स्कूल ऑफ थॉट जो है, उसमें कहा कि जो ट्रू बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है, जो कि नाइदर सोलली, कि नाइदर जो हमारा नेचुरल स्कूल के में देखा कि जो लॉ है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, नेचर के द्वारा बनाया जाता है, ना तो वो चीज सही है, ना ही तो बोला है जो ऐसा लॉ जो कि कंसेंट ऑफ द स्टेट है, मतलब स्टेट के द्वारा बनाया जा रहा है, बोला वो भी जो है वो सही नहीं है, बोले राज्य की इच्छा या सहमति के साथ जो है निहित है, बल्कि rather than हम देखते हैं देर आर वेराइटी ऑफ फैक्टर, कुछ एक वेराइटी ऑफ फैक्टर हैं ड्यू टू द स्टेट ओवर द इंटरनेशनल लॉ, कुछ एक वेराइटी ऑफ फैक्टर है कि जो कुछ एक क्या है, राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून, बोले कुछ एक ऐसे कारक हैं, ठीक है, कैसे कारण है। मुझे तो अब 2 आवर की क्लास बेस्ट लगती है। अच्छा, हाँ यही तो है ना कि हम जब अलग से क्लासेस भी करें तो पूरा शुरू से बताना पड़ता है कि ये मतलब रह गया है। हाँ जी रश्मि, और साथ ही में टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और समझ भी आ जाता है जी रश्मि, ठीक है। फिर बोला है जो इंटरनेशनल लॉ है इज नेसेसरी और द स्टेटहुड ऑफ द बाइंडिंग, बोला है कुछ एक अब हम सोचें कि जैसे कि एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेकर चलो कि हम ऐसा सोचें कि हमें जैसे कि हमारे म्युनिसिपल लॉ बनाए गए हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ को हम फॉलो क्यों करेंगे, हमारे में भी कुछ रीजन होंगे ना, हमारी गवर्नमेंट भी अपना बेनिफिट लेके चलेगी, तभी तो हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, अदरवाइज थोड़ी ना करेंगे। हमारे में भी कुछ एक क्या होंगे, कारण होंगे, कॉजेज होंगे, रीजन होंगे उनको ओबे करने के इंटरनेशनल लॉ को। बोला इंटरनेशनल लॉ है नेसेसरी है, किस लिए बाध्यकारी है, क्योंकि वे राज्य और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के साथ राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करते हैं, कि हमारे जो राइट होंगे, यदि हम अपने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ राइट भी मिलेंगे, और हमारी उनके साथ क्या होंगी, ड्यूटी भी होंगी, क्योंकि जहां जहां हम राइट देखते हैं वही वही तो ड्यूटी होती है ना, तो वो भी हमें क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो इंटरनेशनल लॉ को क्यों फॉलो करना पड़ता है कि हमें कुछ इससे बेनिफिट होंगे। यदि हम सोचो कि एक नॉर्मल एक प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम उन जैसे कि हम उन जो लॉ बनाए गए हैं उनका जो है वो पालन नहीं करते हैं, तो एक तो होगा कि अदर कंट्री क्या होगी, हमारी दुश्मन हो जाएंगी, है ना, और उससे क्या पड़ेगा, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ हमें भी डर लगा रहेगा जी हमने तो दुश्मनी मोल ले लिया है, तो हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन होंगे तो उनको भी तो खतरा होएगा ना, कि हो सकता है कि कल को ऐसा युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। बहुत ज्यादा कॉजेज होते हैं, बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, इन सभी को प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अलग चीजें होती है, ठीक है। और हम इंटरनेशनल लॉ को ही फॉलो इसलिए करते हैं ताकि हमारी पूरा जो है वो रिलेशन अच्छा बना रहे, चाहे आप फाइनेंशियली देखें कि हमारा इकोनॉमी अच्छी बनी रहे, और साथ ही साथ हमारे हमें डर ना हो, फिर हम फ्री होकर जो है अपनी लाइफ को जी सके। आज देखो कि हमारे जैसे कि हमारे यहाँ के कितने लोग, कितने स्टूडेंट हैं जो कि बाहर अपनी फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाते हैं, कुछ एक जॉब करने के लिए जाते हैं। देखो अब तो पंजाब के तो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द घरों के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं वो कनाडा ही जाते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। और ये है कि वहां या तो आप स्टडी के पर्पज के लिए जा रहे हो या तो जॉब के पर्पज के लिए जा रहे हो, चाहे आप सेटल हो रहे हो वहां पर जाके, तो बस ये है कि वहां हम जहां भी जाए तो हमें सुरक्षा जो है वो दी जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि उनको डर हो किसी चीज का।
ठीक है, तो उसके बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, बाकी ये किताब भी बातें हैं वो तो हमें साथ में समझ आ ही जाती है। फिर बात करते हैं सोर्सेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसलिए कहा है अंत तक बने रहें, ठीक है। हाँ, बोले सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के स्रोत क्या है, मीनिंग सोर्स क्या है अकॉर्डिंग टू द ओपनहाइम। ओपनहाइम की डेफिनेशन जो है उन्होंने, इस डेफिनेशन ने हमें पहले भी बहुत तंग कर दिया, क्योंकि पूरा क्रिटिसिज्म पढ़ते पढ़ते हमें पूरा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। बट बात देख लेते हैं सोर्सेज के बारे में, ओपनहाइम ने क्या कहा है, मीन्स द अल्टीमेट ओरिजिन फ्रॉम विच द लॉ ओरिजिनेट, बोला है अंतरराष्ट्रीय जो हमारा इंटरनेशनल लॉ जो है बोला है उसके बारे में, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में ओपनहाइम ने कहा है कि स्रोत का क्या अर्थ है, अंतिम उत्पत्ति, उत्पत्ति जहां से कानून उत्पन्न होता है, कि कहां से, कौन सोर्स होते हैं, हम सोर्स किसे मानते हैं, जहां से कानून क्या होगा, उत्पन्न होएगा, और जहां से हमें कानून मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने हमारा जब लास्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो हमने वहां भी देखा ना कि कुछ एक प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को में फॉलो करने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के बारे में, उनको उनकी पावर्स के बारे में कहाँ दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो वहां से ही निकल के आया है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो बोला है ओपनहाइम ने भी यही कहा कि हम सोर्स क्या मानते हैं, स्रोत क्या मानते हैं, जहां से कानून जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, जहां से उसका ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होता है, तो वो होता है सोर्स। और व्हेन वी सी अ रिवर एंड द डिजायर टू नो इट्स सोर्स, जब हम एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जब हम किसी नदी को देखते हैं कि उसका स्रोत जानने की इच्छा रखते हैं, कि हम एक मानते हैं कि ये जो मतलब आप एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ठीक है, ये जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल लेके चलें कि उन्होंने दिया है ओपनहाइम ने कि यदि ऐसा हो कि हम एक नदी को जानने की इच्छा रखें, तो हमें नदी के ऊपर जाना चाहिए, जहां तक कि वो विशेष बिंदु तक नहीं पहुंच जाती, और जहां पानी मिट्टी के स्वाभाविक रूप से निकल रहा है, मतलब वही नदी का स्रोत होता है। मतलब जहां से, जैसे कि आप जो है वो यहाँ से नदी को देख रहे हैं, तो हमें पूरा ही जहां से नदी ओरिजिनेट हुई है, जहां से वो मिट्टी से जहां पर पानी निकल रहा, जहां से वो स्टार्टिंग हुई है, जहां से वो निकली है, वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा उस स्रोत को जानने के लिए। और इसी तरह से हमारा इंटरनेशनल लॉ जो है, काय के सिद्धांत का स्रोत भी पता लगाने के लिए हमें कुछ एक विशेष बिंदु है, वहां पर हमें जाना पड़ेगा, उनको हम डिस्कस करना पड़ेगा। ये हमारी ओपनहाइम की डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ही जो है अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दे के जो है समझाया है, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू द फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देन वी मस्ट ट्रैक बैक द पर्टिकुलर पॉइंट, हमें कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो ट्रैक करने पड़ेंगे। तो दैट इज अ सोर्स, जो कि क्या है, सोर्स है। बोला द स्टैट्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा स्टैट्यू है, आर्टिकल जो हमारा 38 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे पूरे इंटरनेशनल लॉ में हमें ये जो है वो काफी बार जो है वो आएगा, और हमें बहुत अच्छे से इसको याद करना है। Has enumerate the following source of the international law on the basis of primacy, बोला है जो हमारा आर्टिकल 38 है, इसकी प्रधानता के मूल पर आधारित जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, इसकी कुछ एक शर्तें जो कुछ एक निम्नलिखित स्रोतों की गणना जो है की गई है। वो क्या क्या है, पहले तो बोल दिया हमारा क्या है, आर्टिकल 38 है, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, पहला सोर्स है, ठीक है। दूसरा है हमारा स्टैट्यू ऑफ आईसीजे, आर्टिकल 38 वही बोला इनैमोरेट करता है, हाँ नहीं ये तो ये ऐसे ही दिया था ना, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ये जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, और कुछ एक इसके बेसिस है, ठीक है। तो यहाँ बोला है प्राइमेसी बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, पहला क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द ट्रेडी, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होती हैं, हम जो है इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर क्या करते हैं, जहां पर ये नहीं होगा कि हमारे अपनी ही कंट्री के मेंबर बैठे, नहीं, वहां पर हमारा एक, जैसे कि हमारी कंट्री से कोई एक मेंबर जाएंगे, और अलग अलग कंट्री से जैसे वो मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा एक पूरे अलग अलग देश जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाएंगे और ट्रीटीज बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां, ठीक है। फिर बोला है इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, ऐसे कोई लॉ जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत दिनों से, मतलब बहुत टाइम से वो फॉलो किए जा रहे हैं, कस्टमरी लॉ बोलते हैं इससे। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ,
जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं हमारे सिविलाइज नेशन के द्वारा, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत, ठीक है। और हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के हों, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन, जुडिशियल प्रेसिडेंट। और जुरिस्ट राइटिंग, जैसे कि हम अभी भी देखते हैं, हमने अभी भी डेफिनेशंस देखी, तो किसकी देखी, हमने जुरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, जैसे ओपनहाइम की देखी, हमने स्ट्राइक की देखी, हमारे जो अलग अलग जुरिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, वहां पर हमने देखी। इसी प्रकार से जुरिस्ट ने कुछ एक कहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर जो उन्होंने कहा है, कुछ एक किताबें लिखी हैं, उनको हम क्या देते हैं, एक सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट जो है, सॉरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो मानकर चलते हैं। और लास्ट है हमारा एक्स एक्वा एट बोनो, जिसको कि क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ऐसा है, यहाँ जो है वो मैं यहाँ पे सिंपल इक्विटी एंड गुड कंसाइंस भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकती थी, लेकिन आपको ये वर्ड जो है बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, यदि आपने इंटरनेशनल लॉ को पहले पढ़ा है तो। एक्स एक्वा एट बानो, इसका क्या मतलब होता है, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जहां की मैंने बहुत बार ऐसे बोला है कि जिस ऐसा प्रोविजन, ऐसा मैटर आ जाए, ऐसा डिस्प्यूट आ जाए जहां पर कि उससे रिलेटेड जो है वो प्रॉपर लॉ जो है वो नहीं है, तो वहां पर हम फॉलो करते हैं इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का कंसेप्ट, ठीक है, समानता और एक अच्छा विवेक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ प्रोविजन है। तो हम बोला है दीज आर टू बी अप्लाई द सेम ऑर्डर बाय द आईसीजे, जो आईसीजे के द्वारा जो उसी क्रम में लागू किया जाना है। बोला है हमारा पहले तो है इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संधियां होंगी। रश्मि अब तो ये वाला कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, मतलब थोड़ा सा इजी है वो, डेफिनेशन पार्ट से थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट तो अब सभी में अलग अलग ही होता है ना, कि अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग कहा है। जब हम इंटरनेशनल की देख रहे हैं तो हमारे जूरिस्ट ने एक अच्छी जो है वो डेफिनेशन दे ही होंगी, है ना, ऐसे ही होता है। तब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज की, अंतरराष्ट्रीय संधियों की। तो जो हमारा देयर इज अ प्राइमेसी फॉर द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसके स्रोत के लिए प्रधानता है, जिसमें कि दो संधियां जो है दी गई हैं, दो ट्रीटीज जो है वो दी गई हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रीटीज, दैट इज अ लॉ मेकिंग, ऐसी ट्रीटी जो कि कानून बनाती है, और दूसरा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि संधि संविदा जो है वो बनाती है। मतलब जैसे जहां पर हम देखते हैं कि एक कंट्री, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं कि एक वन पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, चाहे आप लैंड से रिलेटेड लीजिए, चाहे आप सेल और परचेज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो उसी तरीके से बोला है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो कंट्रीज होंगी, ए कंट्री होगी, बी कंट्री होगी, ये दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एक तो पहले बोलते हैं कि कुछ ऐसी ट्रीटी बना दी जाएंगी जो किस लिए होंगी, लॉ को बनाने के लिए, और दूसरा है हमारा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल दिया है जो हमारा एग्जाम्पल है हमारा पैक्ट ऑफ पेरिस एक्ट, पेरिस है मतलब पेरिस की एक संधि है, ठीक है, 1956 की। इंपॉर्टेंट ईयर जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी अब तो, ठीक है। और हेग कन्वेंशन जो हमारी 1899 की है, और 1907 की है। हमारी पीस ट्रीटी, शांति संधि जिसे कहा गया है, 1919 की है, 1919 की, ठीक है। और द ट्रीटी फॉर द रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर, कि हमारा युद्ध के त्याग के लिए जो है संधि हुई थी, 1929 की, ठीक है। और जेनेवा कन्वेंशन जो कि रिलेटेड थी टू द प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, 1929 से रिलेटेड, ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन जो है। फिर बात की जाती है कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, एक हमारी कन्वेंशन हुई थी लॉ ऑफ सी को लेकर, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द 1958 क्या है, ये सब जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। और ट्रीटीज, अभी यहाँ पर मैंने पूरा ऐसे जो है वो अपने पेन से पूरा खराब कर देती हूँ, लेकिन आप जब नोट्स देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा जाके, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब वैसे तो एयर जो है वो आपके याद रखना जो है जरूरी है, ठीक है। और फिर है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉन मेकिंग ऑफ मेकिंग इन नेचर, जो हमारे ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन लॉ मेकिंग इन नेचर होते हैं, जो कि गैर कानून बनाने वाले होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है।
ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कस्टम की। तो दिस इज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल कस्टम क्या होते हैं कि ओरिजिनल सोर्स हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के, और मैनिफेस्ट इन द डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक अभ्यास है, प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द स्टेट कोर्ट डिसीजन है। ठीक है, मतलब राज्य अभ्यास और हमारे प्रशासनिक कार्यवाही आदि में क्या है, प्रकट है। हाँ हाँ रश्मि, इंटरनेशनल कस्टम पहले तो हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज लिया, और फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जो हमारे कस्टम होते हैं, जो कि जैसे कि हमारे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ स्टेट है, जो भी जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अभ्यास होता है, ठीक है, होता है ना, और जो हमारी प्रैक्टिस की जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो राज्य न्याय, और हमारे जो स्टेट कोर्ट डिसीजन होते हैं, और हमारे स्टेट प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, जो कि हमारे राज्य कार्यवाही, इन सभी को क्या है, प्रकट करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं ओरिजिन की। कस्टम का ओरिजिन कहां से हुआ है? कस्टम ओरिजिन होते हैं किससे? रूढ़ियों से, यूसेजेस से। जब हमने कस्टम को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, तो कस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कस्टम होते क्या है, एक बेसिक मीनिंग क्या होता है कस्टम का? तो कस्टम ऐसे होते हैं जो कि बहुत टाइम से, मतलब आपने, आपकी फैमिली में कोई एक रूल बन गया, ठीक है, जो कि आपके फैमिली से, मतलब आपके पूरे एरिया में, आपके मतलब पूरे एरिया में वो रूल बना दिया, ठीक है, और उसको फॉलो किया जा रहा है 60 70 80 90 साल से, मतलब आपकी कितनी ज्यादा पीढ़ियां जो है वो चली गई, और उस रूल को जो है वो फॉलो कर रही है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस रूल को फॉलो करने में कभी भी कोई इंटरप्शन हुई हो, या किसी एक पीढ़ी ने ना किया हो, या 1 2 साल के लिए जो उसको फॉलो ना किया गया। तो ये होता है कस्टम, वहां का कंसेप्ट है, लेकिन कस्टम वर्ड का मीनिंग तो वही रहेगा, चाहे आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर लीजिए, या तो आप जूरिस्प्रूडेंस की बात कर लीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कस्टम हैज इट्स ओरिजिनल अंडर स्टैट्यूट, जो कि कुछ एक रूढ़ियां होती हैं, ठीक है, जो यूसेजेस हैं उनकी, यही बात करिए ना कि जो रूढ़ियां होती हैं, मतलब जो भी रीति रिवाज होते हैं, उनको बहुत कॉन्टिन्यूसली और यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो किया जा रहा है नंबर ऑफ ईयर्स में। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ अभी भी बताया कि बहुत टाइम तक, कई वर्षों तक वहां उसका पालन किया जा रहा है, और यह एक रिवाज जो है वो बन जाता है, और उसका उपयोग कस्टम के रूप में हम करते हैं। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं, एक तो कॉर्पस टेस्ट और दूसरा है एनिमस टेस्ट। कॉर्पस टेस्ट का क्या मतलब होता है? एक मटेरियल फैक्ट ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ द लाइन ऑफ कंडक्ट बाय द स्टेट, की बोला है कि जो राज्य द्वारा आचरण की एक पंक्ति के वास्तविक पालन का एक भौतिक तथ्य है। ठीक है, कि हमारा कॉर्पस टेस्ट क्या होता है? एक मटेरियल फैक्ट, जो भी एक्चुअल ऑब्जर्वेंस की जाती है, किसकी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द स्टेट, की जो स्टेट है वो किस तरह से कंडक्ट कर रहा है, राज्य जो है वो किस तरह से आचरण कर रहा है, एक लॉ की जब पालना की बात करी जाती है, एक भौतिक तथ्य की जो है वो बात की जाती है। ठीक है, और एक मिनट। ठीक है, तो बोला है इट रीच द स्टेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन जस्ट सही। ठीक है, बोला है कि जो कॉर्पस टेस्ट होता है उसका क्या मतलब है? हमारा एनिमस टेस्ट होता है, उसके दो जो कंसेप्ट कस्टम है उसकी 2 कंडीशन है, एक तो कॉर्पस टेस्ट, दूसरा एनिमस टेस्ट। कॉर्पस टेस्ट का क्या मतलब होता है कि राज्य के द्वारा जो आचरण किया जा रहा है, मतलब एक स्टेट जो है किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, किसके, जो भी कस्टम चल रहा है उसके ऊपर। जैसे हो सकता है कि जो कस्टम है वो फॉलो किया जा रहा है, और स्टेट जो है वो उस पर लॉ बनाए ही ना, मतलब उस स्टेट को जो है वो अच्छा ना लगे, या तो मतलब उन्हें ऐसा लगे, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनको ऐसा लगे कि ये जो कस्टम है उससे क्या हो रहा है, हमारे किसी लॉ के द्वारा दिए गए किसी रूल की वायलेशन हो रही है। तो ये होता है हमारा कॉर्पस टेस्ट। और एनिमस टेस्ट में कहते हैं देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द फॉलोइंग टू द फॉलोइंग फॉलो ऑफ द कस्टम, की कि क्या होनी चाहिए, एक जहां पर राज्य द्वारा, सॉरी,
रिवाज का पालन करने का इरादा होना चाहिए, कि हमारा एनिमस टेस्ट में क्या बोला है कि इंटेंशन होनी चाहिए आपकी किसको कस्टम को फॉलो करने के लिए। इट रीच द स्टेज ऑफ द अप्रूवल और ओपिनियो जस्ट रिसीव्स, ठीक है, कि ये क्या है, एक जहां तक की पहुंच है, बोले अनुमोदन के एक चरण तक की पहुंच है, कि यहाँ एक मैं बोल दिया कि स्टेट जो है वो उसका एक्चुअल कंडक्ट कैसा है उस कस्टम को लेकर, और दूसरा बोल दिया कि इंटेंशन होनी चाहिए किसी पर्सन की, किसी स्टेट की उस कस्टम को फॉलो करने की, ठीक है। और हमारे प्रिंसिपल ऑफ यूसेजेस बोला है कहाँ से आते हैं, कम टू द इंटरनेशनल कस्टम से आते हैं। दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है हमारी यूसेजेस इनटू द इंटरनेशनल कस्टम की, अंतरराष्ट्रीय रिवाज के उपयोग के समापन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये एक लॉटस केस भी है, ठीक है। Eclotus case है, the court held that the opinio jurist must be drawn from all the circumstances and not merely the fact of the hand or right of the passage। ये पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का ये केस है, ठीक है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाल और हमारे भारत का क्या केस था, तो हमारा लॉटस केस जो है वो याद रखिएगा। जो लॉटस केस है इसमें जो कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो ओपिनियन और जूरी के को सभी परिस्थितियों से खींचा जाना चाहिए, न केवल तथ्यों से। जहां पर ये बोला था कि इन सभी सर्कमस्टांसेस पर ये क्या करना चाहिए, खींचा जाना चाहिए, इसको मेयरली फैक्ट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों के बेसिस जो पर है क्या कर सकते हैं, इसको परिस्थितियों को हम जान नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब एक परिस्थिति को जानना होगा तो केवल फैक्ट के ऊपर ही नहीं बल्कि एक सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी हम देखेंगे, ठीक है। एक केस है हमारा राइट ऑफ द पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, राइट ऑफ पैसेज केस किसका था, तो हमारे पैसेज केस, पैसेज यहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। पैसेज केस किसका था, तो हमारे पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का था, पोर्चुगल वर्सेस इंडिया। तो ये ठीक है, जिसमें आईसीजे ने हेल्ड किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस मस्ट बी टू स्टेट ओनली may give rise to the binding customary law. It held that the Portugal has had a right to a passage of for the civilian but not in a military officials। कि ये जो केस है वो किससे रिलेट था, हमारे राइट ऑफ पैसेज से रिलेटेड केस था, कि हमारे पोर्टुगल ने बोला था कि उसको जो है वो जो पैसेज चाहिए मतलब रास्ता चाहिए, तो हमारे हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा, ये कहा कि जो पोर्टुगल है के पास नागरिकों के लिए मार्ग है, कि यदि आप सिविलियन की तरह जाना चाहते हैं तो आपको रास्ता है, लेकिन आप मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो रास्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल को मिलिट्री के द्वारा अटैक ही कर दिया जाए वहां पर, है ना। तो ये केस जो है उसी से रिलेटेड था। बात करते हैं हमारा पॉकेट हवाना जो केस था, पॉकेट हवाना केस, ठीक है। इसमें हाँ, अदालत ने क्या कहा था, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध के समय में आक्रामक कार्यवाही से मछली पकड़ने वाले जो जहाजों, छोटे जहाजों की प्रतिरक्षा देने की एक समान प्रथा थी, और यह जो अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून के रूप में जो है उसे मान्यता दी गई। बोला है हमारा जो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेल्ड दैट लुकिंग टू ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देयर वाज अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, जो कि किसके लिए की जा रही थी, इम्यूनिटी ऑफ द स्मॉल फिशिंग वेसल्स, ठीक है। कल मैं क्या करूंगी, ये जो आपके सारे केसेस हैं इनको मैं पूरे चार्ट के थ्रू जो है वो समझाऊंगी, ठीक है। अब आपको तो बताइए ना कि मैं समझा देती हूँ, बाद में जो मैं बोलती हूँ वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो सभी केसेस को पूरा ही उनकी जो क्या क्या फैक्ट है, क्या डिसीजन है, उससे रिलेटेड जो है वो पूरा चार्ट के थ्रू जो है वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। और हमारा ये केस देख लीजिए कि हवाना केस जो है वो रिलेट करता है हमारा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लुकिंग टू द ऑल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, देयर वाज अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस की जा रही थी जिनके द्वारा जो स्मॉल फिशिंग वेसल्स जो थे, छोटे जो जहाज थे जो कि क्या करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, उनको बहुत टाइम से, मतलब ये कस्टम से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेशनल कस्टम से,
तो बोला है कि उनका वहां अगर कस्टम चला होता, वो बहुत टाइम से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज का, कि वहां पर वो मछलियां पकड़ने का काम करते थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनको क्या दी जानी चाहिए, इम्यूनिटी जो है वो दी जानी चाहिए, मतलब प्रतिरक्षा जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, एक समान प्रथा थी और यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून के रूप में मान्यता उन्हें दी गई। ठीक है, और उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, कि उनका वहां पर कस्टम चला है कि वो फिशरीज जो है मतलब उसका फिशिंग बिजनेस करते थे। ठीक है, और उनको जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। ठीक है, एक असाइलम केस है। ठीक है, इसमें देयर वाज अ रिविलियन हुआ था इन द लीमा कैपिटल ऑफ पेरू। ठीक है, असाइलम केस था हमारा, लीमा पेरू की राजधानी में विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक रिविलियन हुआ था इसमें इन लीमा, जो कि कैपिटल ऑफ पेरू है। ठीक है, एंड द रिविल लीडर जो हदाया हयादे ते तारे जो था, मतलब जो विद्रोही था का जो नेता था, हया दे ला तारे ने हमारे कोलंबिया जो असाइलम लिया था, कहां पर, कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया दूतावास में जो है शरण मांगी थी उसने, असाइलम जो है उसके लिए बोला, और जिसे उसने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी मानते हुए जो है वो प्रदान की, और उनको क्या कर दी, ग्रांट कर दी, ग्रांटेड कंसिडरेशन कंसीडरिंग हिम द पॉलिटिकल रेफ्यूजी। ठीक है, उसको रिफ्यूजी के रूप में जो है वो शरण दे दी। और हमारे पेरुवियन गवर्नमेंट जो है उन कॉन्टेक्स्ट बिफोर द आईसीजे और कोलंबियन गवर्नमेंट रिलेड इंटरनेशनल इंटरनेशनल कस्टम। ठीक है, बट इन अ वेन, बोला है जो हमारी कोलंबिया सरकार है उसने अंतरराष्ट्रीय रिवाज पर भरोसा करती थी, लेकिन व्यर्थ। बोला है चूंकि हम बात करते हैं कि जो राज्य शरण होती है, ये आपको दोबारा से केस कहां पर आएगा, जब हम असाइलम और रिफ्यूजी पढ़ेंगे ना, वहां पर भी ये पूरा कंसेप्ट और पूरा केस जो है वो आएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था कि एक जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी था, ठीक है, उसने वहां से क्या किया, रिक्वेस्ट की कि उसको क्या कर दिया जाए, असाइलम दिया जाए, शरण जो है वो दी जाए, कहां पर, कोलंबिया में। ठीक है, सॉरी, कहां पर, जो हमारा, हाँ, कोलंबिया में जो है वहां पर उसको उसने शरण मांगी थी। ठीक है, और जो पेरुई गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने क्या कर दिया, जो कंटेस्ट कर दिया किसके द्वारा, बिफोर द आईसीजे, कोलंबियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि उन्होंने उसे शरण जो है वो क्यों दी, और रिलाइड ऑन द इंटरनेशनल कस्टम। ठीक है, और एज अ कस्टम ऑफ द granting a diplomatic asylum was not established, the court held that the grant of asylum was without legal authority, कि उसमें अदालत ने कहा कि जो शरण है वो दी गई है अनुदान कानूनी अधिकार के बिना था, क्योंकि जो पेरू सरकार थी ने कोलंबियाई जो दूतावास से विद्रोह को सौंपने का जो है वो दावा किया था कि ये जो है वो जो विद्रोह कर रहा है और उसको जो है वहां पर सौंप दे, मतलब उसको जो है वो हमारी कंट्री में जो वापस किया जाए। लेकिन जो आईसीजे है उन्होंने हेल्ड किया कि जो ये हमारा जैसे कि हया दी ला तारे के मामले में कहा कि यह निर्णय था कि कोलंबियाई सरकार को शरण देने का कोई अधिकार नहीं था, जिसमें आईसीजे ने कहा कि कोलंबिया सरकार ने शरण देके इसको गलत कर दिया और उसको कोई अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे पेरू को सौंप दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षित रूप से कोलंबिया जो है वो ले जाया गया। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइज बाय द सिविलाइज्ड नेशन। थर्ड हमारा सोर्स है क्या, इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यू ऑफ द आईसीजे आर्टिकल 38 की जो बात करता है, जहां पर बोला है देयर इज अ नो इंटरनेशनल ट्रीटी और इंटरनेशनल कस्टम की, बोला है इंटरनेशनल कस्टम द कोर्ट अप्लाई दिस सोर्स। बोला है जो हमारा आईसीजे का आर्टिकल 38 है कि संविधि के अनुसार जो है अंतरराष्ट्रीय कानून का एक तीसरा स्रोत है, यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय रिवाज नहीं है। ठीक है, यदि कोई ट्रीटी नहीं है और ना ही तो इंटरनेशनल कस्टम है, ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय रिवाज नहीं है, तो अदालत इस स्रोत को लागू करती है। ठीक है, तो अदालत जो है वो क्या करेगी, इसको अप्लाई करेगी एज अ सोर्स। ठीक है, वन ऑफ द एसेंशियल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू डिसाइड द केस की, सबसे पहले एसेंशियल क्या ड्यूटी है कोर्ट की, न्यायालय की आवश्यक कर्तव्य क्या है कि वो डिसाइड करें किसको, मैटर को, मामले का फैसला करें, और इस आधार पर अपनी
अक्षमता या असहायता की दलील जो है नहीं देना है। मतलब इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इन एबिलिटी ऑफ द हेल्पलेस और द ग्राउंड दैट द लॉ इज साइलेंट और ऑब्जर्व। ठीक है, हेंस जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि कानून जो है चुप या अस्पष्ट है, इसलिए हम बात करते हैं कि दुनिया के किसी प्रमुख देशों में जो भी म्युनिसिपल लॉ है को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य सिद्धांत तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया जो है वो विकसित कर सकता है। ठीक है, इसको जो है मैं कल भी रिवाइज जो है वो करवा दूंगी। ठीक है, ये फिर बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात आती है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, जैसे कि रेस जुडिकाटा की कंसेप्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, जहां पर बोला है कि यदि जजमेंट जो है वो दे दी गई है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, सेम पार्टीज है, सेम सूट है, तो दोबारा से जो केस जो है वो नहीं सुना जाएगा। ठीक है, अस्टिन ग्रीन लैंड केस है, इसको हम कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। फिर बात है कि टेम्पल बिहार केस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही, बाकी अक्वात मतलब अब जो है वो अब कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, और सॉरी कि मैं जो है वो खुद ही बोल रही थी कि आपको पूरा कंसेप्ट जो कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक केसेस को मैं एक इजी लैंग्वेज में किस तरह से आपको चार्ट के थ्रू समझा सकूं। ठीक है, इसलिए मैं जो है वो कल आपको पूरे के पूरे केसेस जो है वो दोबारा से करवाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केस लॉज है। ठीक है, और क्योंकि हमारे एग्जाम में भी क्या है, केस लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है रश्मि, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ इस क्लास एंड तक बने रहे, और साथ ही साथ आपको समझ में आ गया है कि नहीं, एक बार मतलब 1 मिनट बात कर लेते हैं। आपको समझ में आया आज का कंसेप्ट कि हमने क्या जो है वो डिस्कस किया? ठीक है, जी रश्मि, थैंक यू सो मच, बट मेरे को बता दो कि आपको क्या कुछ जो है वो समझ में आ गया। जी मैम, ठीक है। तो यदि आप YouTube पर भी देख रहे हैं तो हमारा जो है 3rd यूनिट स्टार्ट की गई है, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो आप यदि किसी भी कोर्स में जो है, वेरी नाइस क्लास। नहीं रश्मि, वेरी नाइस तो नहीं थी एक्चुअली, थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि वो तो डेफिनेशन पार्ट था, मेरी भी नहीं गलती है, क्योंकि डेफिनेशंस जो जैसे कि जो अलग अलग जुरिस्ट ने दिए वो थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, याद रखना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट ये है कि आपको, जैसे कि मैंने आपको जब हम जुरिस्प्रूडेंस डिस्कस कर रहे थे ना, तब भी मैंने बताया था कि आपको पूरी पूरी डेफिनेशन जो है वो रटनी नहीं है, सिर्फ एक एक चीज, एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो आपको एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से करिएगा यहाँ पर भी। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यदि आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं या ये तो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो आप हमारे पेपर 2 का यदि आपने कोर्स परचेज करना हो तो आप जो है वो कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और वो तो फर्स्ट डेफ हाँ, तो वो तो डेफिनेशन देख लीजिएगा। जी जी रश्मि, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल जो है वो सोर्सेज को मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगी, पूरे चार्ट के थ्रू जो है केसेस को समझाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।